प्रणाम। मैं आशुतोष राणा पंचतंत्र वन के इस नए पॉडकास्ट में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारा आज का विषय है मोटिवेशन अर्थात प्रेरणा। प्रेरणा केवल आधुनिक विचार नहीं है, यह हमारी संस्कृति, हमारे शास्त्रों और हमारी कथाओं में गहराई से रची बसी है। रामचरितमानस और गीता के प्रसंग हमें बताते हैं कि प्रेरणा कैसी शक्ति है जो जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल सकती है। जरा सोचिए, समुद्र तट पर जब परम पूज्य हनुमान जी महाराज चुपचाप बैठे थे, उन्हें अपनी शक्ति का स्मरण ही नहीं था। तब श्री जामवंत जी ने उन्हें प्रेरित किया। तुलसीदास जी ने मानस में बहुत सुंदर लिखा है, लिखते हैं कि जामवंत के वचन अनुशासन चेति पवन सुत कीन्हि विचारण। अर्थात श्री जामवंत जी के वचनों से प्रेरित होकर पवन सुत हनुमान जी ने अपने बल और सामर्थ्य का स्मरण किया। वो प्रेरणा ही थी जिसने उन्हें समुद्र लांघने का साहस दिया। ठीक उसी प्रकार कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन खिन्न बैठे हुए थे, एकदम विचलित। उनके हाथ से गांडीव छूट रहा था। तब लीला पुरुषोत्तम योगेश्वर श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया और उनसे कहा कि हे पार्थ, ये नैराश्य तुम्हारे योग्य नहीं है। हे परम तप, इस हृदय की दुर्बलता को त्यागो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। ये दोनों उदाहरण हमें बताते हैं कि मोटिवेशन केवल क्षणिक जोश नहीं है, यह शास्त्रों द्वारा प्रमाणित एक ऐसी विधि है जो जीवन को बदल देती है, सही राह दिखाती है। प्रेरणा हमें उठाती है, हमारा उत्साह जगाती है और हमें कर्म की ओर अग्रसर करती है। लेकिन एक बात ध्यान देने योग्य है, जब कोई उत्साहवर्धक बात करता है तो मन प्रसन्न होता है, और केवल सुनना पर्याप्त नहीं होता। कोई भी प्रेरणा तभी सार्थक होती है जब हम उस पर एक्शन लें, जब हम उन बातों को अपने जीवन में उतार लें, तभी हमें वास्तविक परिवर्तन दिखाई देता है। हमारा आज का यह पॉडकास्ट इसी गुण विषय पर है कि मोटिवेशन का महत्व क्या है, भारतीय शास्त्र इसे कैसे प्रमाणित करते हैं और इसे जीवन में कैसे चरितार्थ किया जा सकता है, अर्थात उतारा जा सकता है। इस महत्वपूर्ण चर्चा को आगे बढ़ाएंगे मेरे प्रिय अनुज डॉक्टर प्रवीण तिवारी, और हमारे आज के मेहमान हैं ख्याति नाम श्री अमर चौधरी जी, जो स्वयं को मोटिवेटर नहीं बल्कि मोटिव एक्शनल कहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि प्रेरणा तभी सार्थक होती है जब वो कर्म में परिणित हो जाए, रूपांतरित हो जाए। मैं इस मंच पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अमर जी। प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। मेरे लिए आज यकीन जाने दोस्तों, इससे बड़ा सौभाग्य, मेरे लिए परम सौभाग्य ये है कि आज मैं आदरणीय आशुतोष राणा सर के चैनल पंचतंत्र वन पर बैठा हुआ हूँ। और प्रवीण सर, मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था, ये तो एक मैनिफेस्टेशन था मेरे लिए कि कभी आशुतोष सर को जब मैं उनके वीडियोज़ देखता हूँ, उनके इंटरव्यूज सुनता हूँ, उनकी एक लाइन मेरे जहन में ऐसी बैठी हुई है। एक तो उनका इंटरव्यू माताजी और पिताजी के ऊपर वाला जो इंटरव्यू है, वो तमाम लोगों को हमने कहा है कि भाई इसको तो बच्चों को दिखलाई दीजिए। और उनकी एक लाइन कि संवाद नहीं बिकता आजकल, विवाद बिक जाता है। वो मेरे लिए मेरे जहन में ऐसी बैठी थी कि अगर आदरणीय आशुतोष राणा सर का कभी आशीर्वाद मिला तो हम भी उनके पद चिन्हों पे थोड़ा बहुत, अब वो तो खैर देखिए वो तो आसमान है, लेकिन उनके पद चिन्हों पे चलकर शायद ऐसा हो सके कि इस देश में दोबारा संवाद बिके। संवाद बिकेगा संवाद सुना जाए। मैं एक बार पुनः आभार व्यक्त करता हूँ आदरणीय आशुतोष राणा सर कि आपने मुझे ये मौका दिया। बुरा वक्त कभी नहीं चला, बोल पा रहे हो, चल पा रहे हो, कर पा रहे हो, तुम जिंदा हो। भी सही बताइए, आप मुसीबत में किसको याद करते हैं? सबसे पहले आदमी मुसीबत में किसको याद करता है? पहले तो भगवान को याद भगवान को सर। तो प्रवीण सर, मैं ये कहता हूँ, अगर किसी ने मुसीबत में आपको याद कर लिया तो भगवान के तो आपको उसने भगवान बना दिया, और आप वापस से भक्त बनना चाह रहे हो, वापस से आम आदमी बनना चाह रहे हो। दुनिया की वो टैपिंग क्या है सर? दुनिया की वो सारी खूबसूरत चीज़ें जो किसी भी इंसान की ज़िंदगी को बेहतर बना सकती थी, कामयाब बना सकती थी, बड़ी चालाकी से हमें उनके प्रति नेगेटिव कर दिया गया। रणवीर अलाहाबादिया ने सर 2 ही लाइन बोली थी, दोनों फालतू थी। यार अमर भाई, बस क्या बताएं, बहुत परेशान हूँ मैं, तो बहुत परेशानी से गुजर रहा हूँ, बस बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ, मैं बहुत बुरे वक्त से गुजर रहा हूँ, बहुत परेशानी से गुजर रहा हूँ। मैंने कहा बधाई हो,
वो मेरी तरफ देख के बोले यार कैसी बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ मैं परेशान भी है। बुरा वक्त अच्छा वक्त क्या होता है? कुछ चीज़ें सर आपकी ज़िंदगी में ऐसी होती हैं जो वक्त आने पर उनको याद कर लो तो आधी समस्या तो वो कहीं ना कहीं आपको वहाँ से बाहर निकाल लेती हैं। ऐसा अकबर ने एक बार बीरबल से कहा कि बीरबल कुछ ऐसा लिख कर दो कि जब मेरा दिमाग कामयाबी की वजह से, घमंड की वजह से, अचीवमेंट की वजह से, मतलब आसमान पे हो, दिमाग खराब हो रखा हो, तो ज़मीन पर आ जाए, हिम्मत आ जाए। बीरबल ने एक पर्ची उनको लिख कर दी सर, और प्रवीण सर पर्ची पे लिखा था। अमर सर के वीडियोस आजकल खूब वायरल होते हैं, और बात सिर्फ वीडियोस वायरल होने तक सीमित नहीं है। हकीकत यह है कि वो हमारे दिल में जाते हैं, वो जीवन की गहराइयों से उतरी हुई बातें हैं जो अमर चौधरी सर रखते हैं। उनका अपना जीवन जो है वो संघर्ष से भरा रहा है। सबसे पहले तो शुरुआत इसी संघर्ष से करते हैं। मैं अपनी कहानी सुनाऊं तो अभी संघर्ष की लंबी गाथा रख दूंगा, आप सुनाएंगे और ज्यादा लंबी रख देंगे। कोई संघर्ष के मायने क्या हैं जीवन में, कितना महत्वपूर्ण? प्रवीण सर बल्कि मैं तो आपसे एक कमाल की आपने शुरुआत कर दी है इस कार्यक्रम की। आपने एक शब्द का प्रयोग किया है, संघर्ष। बहुत पहले की बात है, मैं कोई काम कर रहा था, किसी आंदोलन में जुड़ा हुआ था। तो गाँव में हमारे में सड़क नहीं थी, तो मैं सड़क के लिए मैंने कहा नहीं भाई सड़क तो बनवाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो मेरे कुछ मित्रों ने कहा अमर भाई आप संघर्ष करो, हम आपके साथ। मैंने कहा नहीं दोस्त, हम संघर्ष नहीं करेंगे, हम मेहनत करेंगे। बोले यार दोनों एक ही तो बात है। मैंने कहा नहीं भाई, दोनों एक बात नहीं है। संघर्ष में और मेहनत में जमीन आसमान का अंतर है। बहुत सुंदर, बहुत बोले जी सुंदर। ये क्या है प्रवीण सर? मैंने कहा देखिए संघर्ष वो है जिसका आउटकम, जब आपके एफर्ट का आउटकम केवल सर्वाइवल हो, दैट इज कॉल्ड संघर्ष। पर जब आपके एफर्ट का आउटकम सक्सेस हो, अचीवमेंट हो, दैट इज कॉल्ड मेहनत। अंतर बताता हूं प्रवीण सर। अभी मैं किसी का गला दबाने लगूं, या कोई आप उठे सर प्रवीण सर और मेरा गला दबाने लगे, ऐसे दबाने लगे, और मैं अपनी पूरी जान लगा दूं, पूरा जोर लगा दूं, और मैं बच जाऊं, तो आप इस पूरी प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? मैंने बहुत मेहनत की या मैंने बहुत संघर्ष किया? संघर्ष किया। सर मेहनत क्यों नहीं बोला आपने इसे, जबकि मैंने तो अपनी पूरी जान लगा दी? इसमें नकारात्मकता है। क्योंकि इसका जो आउटकम है सर वो केवल जान बचना है। ऐसा नहीं हुआ कि पूरी जान लगाकर मैं आईएएस बन गया, पूरी जान लगाकर मैं कलेक्टर बन गया या एमपी साहब बन गया, या मैंने कुछ अचीव कर लिया। तो जब आप काम केवल इसलिए कर रहे हो कि आप जिंदे बच पाएं, दैट इज कॉल्ड संघर्ष। लेकिन जब आप काम इसलिए कर रहे हो कि कुछ अचीव कर लें, कुछ हासिल कर लें, दैट इज कॉल्ड मेहनत। और ये हुआ क्या सर, 12-13 साल पहले मैंने एक अखबार में खबर पढ़ी, राजस्थान की कोई घटना थी कि महिलाएं सर पे पानी रखकर, घड़ा रखकर पानी लाती हैं 3-4 किलोमीटर दूर से, और नीचे लिखा था वो बहुत मेहनत करती हैं। मैंने कहा नहीं सर, ये मेहनत नहीं कर रही, ये संघर्ष कर रही हैं। बोले जी मतलब? मैंने कहा अगर ये 2 दिन कलेक्टर साहब के घर के बाहर धरने पे बैठ जाती ना, या अपने विधायक के घर के बाहर भूख हड़ताल पे 3 दिन बैठ जाती, तो इनकी आने वाली पीढ़ियां कभी सर पे मटके पे पानी रख के पानी नहीं लाती, इनके गांव में नल लगती, गांव में टंकी लगती, और अब ये सारी जिंदगी संघर्ष करेंगी। तो मेरा ये मानना है प्रवीण सर, भगवान की कृपा से हमने कभी संघर्ष नहीं किया, हमने मेहनत की है। और मैं माफी के साथ तमाम कामयाब लोगों से भी एक रिक्वेस्ट किया करता हूँ जी बोलिए, कि कभी भी अपने संघर्ष के को इतना ग्लोरीफाई मत करिए, इतना ग्लोरीफाई मत करिए कि लोग काम करने से डर जाएं, उन्हें लग जाए कि इतना मुश्किल होता है क्या कामयाबी। एक्चुअली क्या है सर, जब हम कामयाब हो जाते हैं तो अपनी मेहनत को ही किस में बदल देते हैं। इवन नवरात्र के व्रत को भी ये बोल देते हैं कि हम 9 दिन भूखे रहे थे। मैंने कहा भाई साहब उसे व्रत बोलते हैं, व्रत है, वो कोई मैं संघर्ष थोड़ी था, मुझे भी संघर्ष में गिन दोगे क्या? तो खैर मैं संघर्ष तो नहीं सर, हाँ मेहनत बहुत की। एक गांव से शुरुआत हुई सर, चिरोड़ी नाम है गांव का, लोनी के पास गाजियाबाद में पड़ता है, वहाँ से शुरुआत की। बहुत अच्छे लोगों के साथ मिला, सपोर्ट मिला, मार्गदर्शन मिला। और प्रवीण सर एक बात और यहाँ चलती हुई बात पे कह देता हूँ मैं अक्सर, अभी जब कुछ दिनों पहले थोड़ा सा सोशल मीडिया पे लोगों ने पहचानना शुरू किया, थोड़ा सा फेमस हुए, प्रसिद्ध हुए, तो मेरी एक बहुत अच्छी परिचित है, बहुत मतलब शानदार व्यक्तित्व है, डेजी मैम। उनका मेरे पास फ़ोन आया। डेजी मैम बोली अमर भाई मतलब बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के, और अब आपकी मेहनत रंग ला रही है। मैंने कहा नहीं मैम, ये तो सब आप सबकी दुआएं और सपोर्ट का वो है, शुभकामनाओं का वो है फल। बोली नहीं ये आपकी मेहनत का फल है। तो मैंने एक बात कही प्रवीण सर, मैंने कहा देखिए मैं मेहनत तो मैं पिछले 10 साल से कर रहा था। मेरा यह मानना है प्रवीण सर कि आपकी जो मेहनत होती है ना, वो एक्सीलरेटर की तरह है, गाड़ी के रेस की तरह है, और लोगों की दुआएं, लोगों की सपोर्ट, लोगों का साथ वो गियर की तरह है। अगर आपकी गाड़ी गियर में नहीं डली हुई ना, और आप केवल रेस दिए जा रहे हैं, तो आप तेल ही फूंक पाएंगे, आप इंजन ही खराब कर पाएंगे, आप कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। पर पिछले कुछ सालों में
सर बड़ी चालाकी से मोटिवेशन के नाम पर हमने सिर्फ एक ही मोटिवेशन दिया अपने यूथ को, अपने लोगों को, कि दुनिया तुमसे चिढ़ती है, कोई तुम्हारा तरक्की नहीं चाहता, कोई तुम्हारा भला नहीं चाहता, जबकि सच्चाई ये है सर कि लोगों की मदद के बिना आज तक कोई कामयाब नहीं हुआ। मैंने बहुत सारे लोग देखे प्रवीण सर जो बोलते हैं सर मैं नहीं डरता किसी से, मैं तो ईंट का जवाब पत्थर से देता हूँ। प्रवीण सर ऐसे लोगों से मैं पूछता हूँ मेरे भाई कभी फूल का जवाब गुलदस्ते से भी दिया है क्या? किसी ने आपकी नौकरी हटवा दी थी, पूरी दुनिया को पता चल गया कि इस आदमी ने तुम्हारे साथ गलत किया है, मेरा एक सवाल, किसी ने लगवाई भी होगी क्या? दुनिया में कोई जानता भी है किसी ने लगवाई थी? उसका नाम तो फेसबुक पे आपने नहीं डाला, उसका नाम तो 4 लोगों में बैठ के आपने कहा नहीं, उनका नाम तो किसी पॉडकास्ट में तो लिया नहीं। वरुण यादव सर, जब मैं आज से 5 साल पहले कोरोना काल के समय जब मेरी स्थिति अगर मैं आपसे ये कहूँ सर, मतलब ये लगता था मुझे कि अब कुछ नहीं होने वाला, अब तो बस गए, उस समय वरुण यादव सर आए सर, मतलब ये समझिए मैं तो गड्ढे में था और गड्ढे में भी उल्टा था। उन्होंने, कोई तो दुनिया तो हाथ पकड़ के ऊपर उठाती है, उन्होंने पैर पकड़ के मुझे बाहर निकाला। और अब मैं दुनिया में उन लोगों के नाम तो सबको बता दूं जिन्होंने मुझे रोका, पर उनका नाम नहीं बताएगा आदमी जिन्होंने उनको आगे बढ़ाया। तो मैं लोगों से कहता हूं कभी कभी उनके नाम भी बताइए, फूल का जवाब भी गुलदस्ते से दीजिएगा। तो सर मैं ये कहूँगा मैंने संघर्ष नहीं की, मैंने मेहनत बहुत की और लोगों का बहुत साथ मिला है, बहुत सपोर्ट मिला है सर। कितनी प्यारी बात बोली आपने। इसको एक ऐसे उदाहरण से भी समझिए कि मैं ये देखता हूँ ज़्यादातर लोग जब मुसीबत में होते हैं या वो परेशानी का दौर चल रहा होता है जी। तो उनके फ़ोन इधर उधर आते हैं और फिर शिकायतें भी आती हैं, अरे कोई उठा नहीं रहा है फ़ोन और कोई बात नहीं। और जब वो अपना अच्छा काम कर रहे हैं तो लंबे समय के लिए एक विश्राम में है, किसी से कोई मतलब नहीं है उनको। ये साइकोलॉजी क्यों है हमारी? क्या सामान्य है क्योंकि सबके साथ होता है, या इसके पीछे आपने कोई फैक्टर आइडेंटिफाई किया कि इसकी जड़ में ये है? सर पहले दो ये आपने मैं प्रवीण सर मेरे लिए ये भी बड़ा सौभाग्य है सर कि मैं आज आपके साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ, क्योंकि आपने तमाम बड़े बड़े लोगों के साथ आपने तो खैर ये पॉडकास्ट शेयर किए हैं सर। इवन आप एक कमाल शख्सियत रहे हैं और आप सवाल पूछ रहे हैं तो क्या कमाल का सवाल पूछा है। 2 बातें कहूँगा सर। एक तो सर मैं हमेशा कहता हूँ कि लोगों की शिकायत क्या है कि दुनिया बड़ी मतलबी है। मैंने क्या हुआ? बोले सर दुनिया बड़ी अरे मैंने हुआ क्या? बोले सर दुनिया बड़ी मतलबी है, काम पढ़ने पर ही याद करती है, काम पढ़ने पर ही फ़ोन करती है, दुनिया बड़ी मतलबी है। मैंने कहा भाई अगर कोई काम पढ़ने पर तुम्हें याद कर रहा है तो शुक्र मनाना, इसका मतलब तुम काम के आदमी हो, वो तुम्हें किसी काम का लायक समझता है। मैंने कहा टेंशन तो उस दिन लेना जिस दिन तुम्हारे रिश्तेदार, पड़ोसी को या गांव में किसी को कोई काम पड़े और वो दुनिया में फ़ोन कर ले और तुम्हारे पास फ़ोन ना करे, उस दिन समझ जाना अब ये तुम्हें किसी काम का नहीं समझता। तो लोग काम पढ़ रहे हैं बस। सर जब कभी कोई मुझे ऐसे फ़ोन करता मुझे लगता अच्छा यार मैं काम का आदमी हूँ क्या, और कितना सौभाग्य की बात है सर ये लोगों के साथ। अच्छा सर वैसे भी सही बताइए आप मुसीबत में किसको याद करते हैं? सबसे पहले आदमी मुसीबत में किसको याद करता है? पहले तो भगवान को याद भगवान को सर। तो प्रवीण सर मैं ये कहता हूँ अगर किसी ने मुसीबत में आपको याद कर लिया तो भगवान के तो आपको उसने भगवान बना दिया और आप वापस से भक्त बनना चाह रहे हो, वापस से आम आदमी बनना चाह रहे हो, शुक्रिया अदा करिए सबसे पहले तो। दूसरा 2-3 पॉइंट समझ आऊँगा प्रवीण सर, फिर इसकी जड़ में जाऊँगा। आपने अक्सर सुना है दुनिया बड़ी स्वार्थी है, डायलॉग सुना होगा दुनिया बड़ी स्वार्थी, हर आदमी बोलता रहता है दुनिया बड़ी स्वार्थी है। मैं 2-3 मुद्दे प्रवीण सर आपके साथ मजा आएगा बातचीत में। मैं कहता हूँ नहीं साहब हम स्वार्थी नहीं है, हम बेवकूफ़ हैं। अब बता बोलेंगे कैसे? स्वार्थी शब्द की परिभाषा क्या है सर? स्वार्थी शब्द का अर्थ क्या है? स्व प्लस अर्थी, स्वयं का भला चाहने वाला। क्या बुराई है भाई? प्रवीण नहीं सर मैं तो दूसरा पूछता हूँ सर, बुराई तो ठीक प्रवीण सर आप सही कह रहे हैं। मेरा दूसरा सवाल है, मुझे बताइए अगर मैं स्वयं का भला चाहूँ तो पड़ोसी से बना के रखूंगा या बिगाड़ के रखूंगा? बना के रखूंगा। मैं आपके साथ यहाँ पॉडकास्ट कर रहा हूँ, मेरे घर बच्चे का पैर फिसल जाए, उसको चोट लग जाए तो डॉक्टर के लेके मैं भागूंगा, मेरा पड़ोसी भागेगा? पड़ोसी। अभी इसी समय मेरी वाइफ को, मेरे बच्चों को, मेरी बेटी को, मेरे घर में किसी को कोई दिक्कत आ जाए, सबसे पहले हेल्प के लिए कौन पहुंचेगा? पड़ोसी। तो अगर मैं स्वार्थी होता तो मैं पड़ोसी से बिगाड़ के रखता, बना के रखता? बना के। अगर मैं स्वार्थी हूँ सर तो और एक एम्प्लॉई हूँ तो मैं टाइम पर ऑफिस पहुंचूंगा या लेट पहुंचूंगा? मेरा भला किसमें है? टाइम पे पहुंचने में। मैं अगर स्वार्थी हूं और बिजनेसमैन हूं तो क्लाइंट को सर्विस टाइम पे दूंगा या सर्विस टालूंगा? हम स्वार्थी कहाँ सर, हम बेवकूफ़ हैं। अगर डॉक्टर स्वार्थी होता तो जान लगा देता पेशेंट को ठीक करने में, अगर स्वार्थी टीचर स्वार्थी होता तो जान लगा देता अपने बच्चों को कामयाब करने में, क्योंकि उसका भला बच्चों की कामयाबी में है, डॉक्टर का भला पेशेंट के ठीक होने में है, मेरा भला पड़ोसी से बना के रखने में है, दोस्तों से, रिश्तेदारों से बना। हम स्वार्थी कहाँ? हम बेवकूफ़ हैं।
और इसकी जड़ के पीछे कारण बताता हूँ क्या सर। मैंने एक टर्म पे काम कर रहा हूँ सर पिछले 6 महीने से, जिसको मैंने नाम दिया है ट्रैपिंग। ट्रैपिंग जाल में फंसा देना। परवीन सर पिछले 10, 15, 20 सालों को जब मैंने ऑब्जर्व करना शुरू किया तो ये मैं कहता हूँ कि दुनिया की वो टैपिंग क्या है सर, दुनिया की वो सारी खूबसूरत चीज़ें जो किसी भी इंसान की ज़िंदगी को बेहतर बना सकती थी, कामयाब बना सकती थी, बड़ी चालाकी से हमें उनके प्रति नेगेटिव कर दिया गया। अच्छा डायरेक्ट थोड़ी रोक देंगे। अच्छा परवीन सर सही बताइए, क्या मैं आपको डायरेक्ट ये बोल सकता हूँ परवीन सर हंसा मत करो? डायरेक्ट बोलूंगा तो आपको क्या लगेगा, कैसा आदमी है यार, हंसने के लिए मना कर रहा है। हंसना तो कैसी चीज़ है, अच्छी चीज़ है। इन्होंने कितनी चालाकी से हमें हंसने, अब मैं 4-5 ट्रैपिंग के उदाहरण देता हूँ, कितनी चालाकी से इन्होंने अच्छी चीज़ों को रोका है। और फिर रिश्तों पर आऊँगा सर। अब सबसे पहले शुरुआत हंसने से करता हूँ। प्रवीण सर बताइए, हंसते हुए लोगों को हमने जिम्मेदार माना या गैर जिम्मेदार या लापरवाह माना? आपके एक अच्छा सवाल है ऑफिस बताइए आपका एक ऑफिस है सर, मेरा एक ऑफिस है, और मेरे ऑफिस में 2 एम्प्लॉई हैं, और मैं अपने ऑफिस पहुंचूं, मैं समझ गया आपकी और एक बड़ा मस्त दिख रहा है, बड़ा हंसता हुआ दिख रहा है, खिलखिलाता, और एक बड़ा तनाव में यूं माथा पकड़ के बैठा हो, बड़ा स्ट्रेस में। आप बताइए हम किसको जिम्मेदार, क्या लगेगा कि इसने ही कंपनी संभाल रखी है, इसने ही ऑफिस संभाल रखा है, तनाव ले रखा है, और सारी जिम्मेदार कौन से को जिम्मेदार मानेंगे? तनाव स्ट्रेस वाले को। और हंसते हुए से क्या बोलेंगे, काम कर लिया कर, टाइम पास करता रहता। हमने हंसते हुए लोगों को गैर जिम्मेदार और लापरवाह सिद्ध कर दिया। बड़ी चालाकी से हंसने से रोका है सर। चिराग शर्मा साहब का शेर है कि हंसने पे क्या पता था कि जोकर बताएंगे, अब जिसको जो बताएंगे रोकर बताएंगे। इसलिए अब हर आदमी आपको तनाव में दिखता है। चलिए आप बताइए, किसी के घर मुझे कोई काम पड़ जाए, उस घर में 2 भाई हों, एक बड़ा हंसता रहता हो, बड़ा जिंदा दिल टाइप का हो, मस्त रहता हो, और एक बड़ा धीर गंभीर चुप रहता हो, सीरियस सा रहता हो, और मुझे उनका प्लॉट खरीदना हो या उनके घर से कोई काम हो मुझे, आप ही मुझे क्या कह के भेजेंगे, हमारे घर वाले क्या कह के भेजेंगे, कौन से बात करना, गंभीर वाले, वो गंभीर से बात करना, वो दूसरा था ऐसे ही है, फालतू ही है। हमने हंसते हुए लोगों को बहुत चालाकी के साथ फालतू सिद्ध कर दिया, लापरवाह सिद्ध कर दिया, गैर जिम्मेदार सिद्ध। उसका रीजन भी बताऊं सर? हाँ, मैं पूछने ही वाला था कि क्यों। उसका कारण बताता हूँ। बहुतायत जो है, बहुमत किसका है सर? डिप्रेस्ड लोगों का, तनाव लोगों का। तो इन्होंने सीरियस रहने को टैलेंट में बदल दिया बड़ी चालाकी के साथ। इन्होंने बड़ी चालाकी के साथ गंभीरता को सीरियस रहने को क्या बना दिया? समझदार होते हैं, जो समझदार होता है कम बोलता है, वो गंभीर होता है। चलो सर, आपने शब्दों पे बात करी थी, मैं अलग तरह का एक बात चल रही है तो बताता हूँ। मैंने शब्दों पे ऑब्जर्वेशन बहुत किया है सर। एक शब्द होता है सर ज़्यादा, एक होता है शब्द फालतू। ये जो बोलते हैं ना, ज़्यादा मत बोला करो, मैं कहता हूँ साहब ज़्यादा तो कितना भी बोल लो, फालतू मत बोला करो। हम और आप 4 घंटे बोलेंगे, जरूरी नहीं है कि ज़्यादा तो बोला हमने 4 घंटे, इसका मतलब फालतू नहीं है। रणवीर अलाहाबादिया ने सर 2 ही लाइन बोली थी, गड़बड़ा गया, दोनों फालतू थी। सवाल ज़्यादा नहीं है, मेरे पास कोई चीज़ ज़्यादा है तो वो गलत कैसे? मेरे पास मान लो पैसे ज़्यादा है तो ये गलत है क्या? मेरे पास कपड़े ज़्यादा हैं, गलत है क्या? मेरे पास खुशी, ज़्यादा गलत नहीं है सर, गलत है फालतू। हो सकता है कोई 2 ही लाइन बोले और वो भी फालतू हो, और हो सकता है कोई 2-4 घंटे, आदरणीय आशुतोष राणा सर 6 घंटे भी बोलेंगे, फालतू नहीं एक शब्द निकल सकता उनके मुंह से। डॉक्टर कुमार विश्वास जी हो सकता है 10 घंटे बोल दें पर एक शब्द फालतू नहीं निकल सकता। हो सकता है हम जैसा कोई आदमी 1 ही लाइन बोले वो भी फालतू हो। सर सारा खेल ज़्यादा का नहीं है, फालतू का है। तो 90% लोग वो हैं सर जिन पे बोलना नहीं आता। बोलना नहीं आता तो बोलना, अब उन्होंने कितने चालाकी के साथ इस ना बोल पाने की कमी को उन्होंने टैलेंट में और क्वालिटी में कैसे बदल दिया? चुप रहो, कम बोलो, गंभीर रहो, क्योंकि इनपे बोलना नहीं आता। चलिए अगला टैपिंग आता हूँ सर, पहले पर मैं उस हंसी वाली बात को पूरी कर दूँ। इस सोसाइटी की, समाज के एक सबसे इतना बड़ा मंच मुझे मिल रहा है तो मैं चाहता हूँ कि ये बात, मैसेज लोगों तक पहुँचे सर। महिलाओं से हमें शिकायत होती है, 90% लोगों को अपनी पत्नियों से शिकायत होती है, हंसती नहीं, कलेश करती है, झगड़ती है, लड़ती है, 90% लोगों की। सर 90% लोगों की। अरे मुझे तो पत्नी ने सवाल लिख के दिए हैं आपके लिए। सुनती है, वो बोले कि कमाल की अगर अमर सर से मिल रहे हैं तो आज कुछ अच्छा सीख के आना। वो तो कमाल की शख्सियत है, कह वो तो कमाल की। पर मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ सर। अब इस जड़ पे जाइए सर, हम जड़ पे जाने की, इस पॉडकास्ट की सबसे बड़ी खूबी क्या रहेगी सर कि हम डीप डिगिंग करेंगे, थोड़ा सा उसके कारण जानने की कोशिश करेंगे। क्यों हमारी लड़कियां, क्यों हमारी बच्चियां, क्यों हमारी महिलाएं इतनी गंभीर, इतनी परेशान? या 90% लोग बोलते हैं ना, और इनका तो मूड स्विंग होता है, स्ट्रेस में रहती है। रीज़न बताता हूँ सर। सोसाइटी के तौर पे हमने इनके साथ क्या किया।
10-12 साल की उम्र से बताइए, हमने अपनी बेटी और बच्ची को क्या समझाना शुरू करते हैं कि बेटा कोई रिश्तेदार आ जाए, कोई पड़ोसी आके बैठ जाए, 4 लोग आके बैठ जाएं तो हंसना मत। हमने लड़कियों के बारे में एक लाइन बोली है सर, हंसी तो फंसी। हमने हंसने को लड़की के पूरे कैरेक्टर से जोड़ दिया, ठप्पा मार दिया, हंसने वाली लड़की गंभीर बात बनी जाएगी। और हमने अपनी बच्चियों को समझाना शुरू करा, बेटा बाजार जा रही हो हंसना मत, बेटा घर से बाहर निकल रही हो हंसना मत, बेटा कोई आके बैठ जाए हंसना मत। यानी हमने 10 साल की उम्र से लड़की को समझाना, बेटी को समझाना, बच्ची को समझाना शुरू करा, हंसना मत, हंसना मत, हंसना मत। और अब शादी के बाद ये चाह रहे हैं मेरे घर में आए और ये हंसती हुई आए। मैंने कहा ये तो अब हमारी हंसी निकाल देगी, ये तो टारगेट लेके आएगी कि तुमने मुझे 25 साल नहीं हंसने दिया, अब अगले 25 साल तुम्हें मैं नहीं हंसने दूंगी। दरअसल हमने क्या किया सर, हंसते हुए लोगों को प्रवीण सर बड़ी चालाकी से नेगेटिव, क्योंकि इन्हें मालूम था, मैं एक लॉबी बोलता हूँ, अब लॉबी आप किसी को भी काउंट कर लीजिए, इन्हें मालूम था कि सर अगर ये घर में हंसते हुए रहे, अगर ये बॉस और एम्प्लॉय अगर हंसता हुआ मिल जाए सर आपस में, अगर सीनियर और जूनियर आपस में हंसते हुए हों टीम में, मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में हूँ सर, ईश्वर की कृपा से तमाम बड़ी कंपनीज में ट्रेनिंग देने का मौका मिलता है, उनका पहला ही टॉपिक होता है स्ट्रेस मैनेजमेंट। मैं कहता हूँ साहब ये आया कहाँ से, क्योंकि 24 घंटा आप लोगों ने ऑफिस में हंसने वाले लोगों को बड़ी चालाकी के साथ, हम प्रवीण सर मैं तो पिछले इवन 40 साल को अगर आप देखें तो मैं कहता हूँ हम अपग्रेड नहीं हुए, हम एडवांस नहीं हुए, हम बैकवर्ड हुए। सिद्ध करके बताता हूँ प्रवीण सर, आज से 40-45 साल पहले हमारे और आपके पापा जी और दादाजी का जो समय था, देखिए सर ह्यूमन लाइफ, मनुष्य के जीवन के 3 ही कॉन्टेक्स्ट हैं, 3 ही चीज़ें हैं, हैप्पीनेस, हेल्थ और वेल्थ। इसको मैं H2W बोलता हूँ, हेल्थ, हैप्पीनेस एंड वेल्थ। अब देखिए सर हमारे बड़े कितने स्मार्ट और कितने इंटेलिजेंट और कितने एडवांस थे, उन्होंने इन तीनों चीज़ों को सिंगल काम से जोड़ा हुआ था। भाई पहले काम क्या था, या तो खेती थी, या काम क्या था सर मजदूरी थी, या जो भी काम थे फैक्ट्री थी, या पानी खींचना था हाथ से खींचोगे, कोई भी काम करना था सर किसमें। अब ध्यान से देखिएगा सर, खेत पर जब मैं हल चलाने जाऊंगा, जब जुताई करने जाऊंगा या फसल काटूंगा तो मेरी क्या बनेगी, मसल्स बनेंगी, हेल्थ। जब वही फसल बाजार में बेचने जाऊंगा, सेम फसल जिसमें मेरी हेल्थ बनी थी, जब मैं सेम फसल बाजार में बेचने जाऊंगा तो क्या मिलेगा, वेल्थ, पैसा। और उसी फसल को काटते और बोते समय हम गाना गाएंगे, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। या फैक्ट्री में काम चल रहा है तो हम क्या कह रहे हैं, चमका पसीना बन के नगीना काली रात बीती रे, मस्ती कर रहे हैं, फैक्ट्रियों में गाने गाए जा रहे हैं, खेतों में गाने गाए जा रहे हैं। प्रवीण सर आप तो इतनी कमाल की शख्सियत रहे हैं, पिछले 30 साल में एक मूवी में बताइए सर जिसमें कॉर्पोरेट ऑफिस में गाना गाते हुए दिखा दिया गया हो एम्प्लॉय को। बड़ी चालाकी के साथ पिछले 30 सालों में हमारे दिमाग में जहर भरा गया है कि ऑफिस में खुशी नहीं मिलती, वेल्थ के लिए ऑफिस जाओ, हेल्थ के लिए जिम जाओ और हैप्पीनेस के लिए पब जाओ, डिस्को जाओ। तो ये आदमी खुश रहे कहाँ से, इसके दिमाग में तो फितूर भर दिया गया। यानी काम में खुशी ढूंढना ही बंद करवा दी ना सर, बड़ी चालाकी से बंद करवाई है, ट्रैपिंग। और मैं तो आजकल स्टैंड अप कॉमेडियंस को देखता हूं, कॉर्पोरेट के लोगों को क्या बोला जाता है, कॉर्पोरेट गुलाम है जी। मेरे पास एक मैसेज आता था सर, 3-4 साल पहले की बात है, तो एक मैसेज चलता था बहुत ज़्यादा, जिंदगी क्या है, उस पर लिखा होता था ऑफिस से बचा हुआ समय। मेरे एक दोस्त ने 2-3 बार भेज दिया, मैंने उन्हें कॉल किया, मैंने कहा मेरे दोस्त, जिस ऑफिस की वजह से माँ बाप का इलाज तुम अपोलो में करवा रहे हो, जिस ऑफिस की वजह से बच्चे DPS में खेतान में पढ़ रहे हैं, जिस ऑफिस की वजह से तुम 3 BHK में रह रहे हो, जिस ऑफिस की वजह से वो कार चला रहे हो, उसे ज़िंदगी नहीं मान रहे। मैंने कहा जिस दिन वो ऑफिस नहीं रहा ना तो ये ज़िंदगी नरक बन जाएगी। और हमारे दिमाग में बैठा दिया गया है कि काम है, ये तो काम है, और काम में क्या है, तनाव। बड़ी चालाकी के साथ काम को किस में कन्वर्ट कर दिया गया है सर, बहुत चालाक। मैं बताता हूँ ट्रैपिंग किसको बोलते हैं सर। आज से 30-40 साल पहले कोई किसी से मिलता था और उसे थोड़ा परेशान या उदास नजर आ जाए आदमी तो क्या बोलते थे, क्या बात है आज बड़े उदास लग रहे हो, यानी थोड़े परेशान लग रहे हो। प्रवीण सर आज से 25-30-40 साल पहले परेशान होना आश्चर्य का विषय था, और अब क्या है सर, क्या बात है प्रवीण सर बड़े खुश लग रहे हो, यानी अब खुश होने पर डाउट है मुझे, यार खुश कैसे हो सकते हो, समाज के खिलाफ चल रहे हो, मतलब समाज क्या कहेगा अगर तुम खुश रहोगे तो। बड़ी चालाकी से दुखी रहने को हमने ट्रेंड बना दिया, बड़ी चालाकी से परेशान रहने को न्यू नॉर्मल कर लिया, और खुश रहने वाले को हमने क्या बात की खुशी, भाई क्यों नाच रहे हो। आपने देखा सवाल पूछ, जैसे कोई नाचे, क्यों नाच रहे हो। दुखी रहने वाले से कोई नहीं पूछता तुम दुखी क्यों हो, खुश रहने वाले से लोग अब पूछते हैं क्या बात है यार,
बड़े खुश नजर आ रहे हो। तो ये बड़ी ट्रैपिंग है सर। अब मैं ट्रैपिंग के 2-3 पॉइंट उठाता हूँ। प्रवीण सर, इतनी कमाल की बात चल रही है तो मैंने बात की थी, अब इनकी जड़ पे ले जाता हूँ सर। जड़ है बोलना। प्रवीण सर, इन्हें बिल्कुल क्लियर मालूम था कि बोलने से, पॉजिटिव बोलने से, सकारात्मक अच्छा बताइए प्रवीण सर, अगर हम पॉजिटिव बोले, सकारात्मक बोले तो हमारी लाइफ पॉजिटिव रहेगी, बेहतर रहेगी, अच्छी रहेगी? बिल्कुल। हमारी रिलेशनशिप्स कैसी होंगी? अच्छी होंगी। परिवार की भी अच्छी होंगी, कंपनीज की भी अच्छी होंगी, प्रोफेशनल भी अच्छी होंगी, टीम मोटिवेटेड रहेगी, लोग मिलके काम करेंगे। इन्होंने बड़ी चालाकी से बोलने को ही क्या बता दिया। आपने डायलॉग सुना, बोलने से क्या होता है? ये तो सब बोलने की बातें हैं। इन्होंने इन्हें मालूम था कि अगर ये सकारात्मक बोले, पॉजिटिव बोले, बढ़िया बोले, तो इनके आपस में कंपनी में टीम बिल्डिंग हो जाएगी, ट्यूनिंग बढ़िया हो जाएगी, बॉस और जूनियर मिलके काम कर लेंगे, घर परिवार में पति पत्नी और बच्चों में रिलेशनशिप अच्छी हो जाएंगी, परिवार खुश रहेगा, कंपनियां तरक्की करेंगी। रोकें कैसे? इन्होंने बड़ी चालाकी से कहा, बोलने से क्या होता है, ये तो सब बोलने की बातें हैं। संवादहीनता। आदरणीय आशुतोष राणा सर कहते हैं कि विवाद बिक रहा है, संवाद कोई नहीं सुन रहा। संवाद इन्होंने संवादों में मवाद डाल दी सर इन्होंने, बहुत चालाकी के साथ। उसमें से एक ट्रैपिंग क्या है, बोलने से क्या होता है। मैं एक सेशन ले रहा था सर कॉर्पोरेट में, एक जनाब खड़े होके बोले, मुझसे बोले, अरे मैंने कहा पॉजिटिव, मैं ऐसा कह रहा था कि पॉजिटिव बोलिए, पावरफुल बोलिए, पवित्र बोलिए। एक साहब खड़े होके बोले, अरे अमर सर ये तो सब बोलने की बातें हैं, बोलने से क्या होता है। मैंने कहा, और भाई नालायक बदतमीज क्या हाल है आपके? बोले, ये क्या बदतमीजी, आपने ऐसा कैसे बोल दिया? मैंने कहा, भाई साहब बोला ही तो है, बोलने से क्या होता है। आप ही तो कह रहे थे थोड़ी देर पहले, बोलने से कुछ नहीं होता। बुरा बोलने से, गाली बकने से आपको बुरा लगता है, लेकिन अच्छा बोलने से कुछ नहीं होता। सर आपने कितनी कमाल की बात कही है। पेरेंट्स के साथ कितनी चालाकी के साथ एक टैपिंग करी गई है। आपने एक डायलॉग सुना, पेरेंट्स के दिमाग में एक जहर भरा गया है कि बच्चों की कभी भी तारीफ मत करना, वरना बच्चे बिगड़ जाएंगे, सर पे चढ़ जाएंगे। इन्हें अच्छी तरह मालूम था कि अगर पेरेंट्स ने अपने बच्चों को अप्रिशिएट किया, मोटिवेट किया, तो वो कॉन्फिडेंट बच्चे बन के निकलेंगे, वो स्माइलिंग बच्चे बन के निकलेंगे, वो पॉजिटिव बच्चे बन के निकलेंगे, और परिवारों के कलेश खत्म हो जाएंगे, परिवार सुख रहेंगे, परिवार सुखी रहेंगे। पति अपने ऑफिस में बढ़िया काम करेगा, पत्नी ऑफिस जा रही है तो वो भी बढ़िया काम करेगी, बच्चे स्कूल में अच्छा परफॉर्म करेंगे, ये तो आगे बढ़ जाएंगे। इन्हें रोके कैसे? अब कोई डायरेक्ट आके ऐसे थोड़ी रोकता है कि नहीं अमर जी अपने घर में नेगेटिव बातें किया करो, नहीं अमर जी। उन्होंने अमर जी के दिमाग में क्या बैठा दिया, पेरेंट्स के दिमाग में, बच्चों की तारीफ मत करना वरना बच्चे बिगड़ जाते हैं। अब पेरेंट्स को लग रहा है तारीफ नहीं करनी, डांट, मैं तो डांट। अब हमारे पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि खौफ के साए में अगर बच्चे को पाला जाएगा, वो बेजुबां हो जाएगा या बदजुबां हो जाएगा। वो बच्चा या तो बेजुबां रहेगा, उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ेगी, सामने लो कॉन्फिडेंस रहेगा, कभी किसी के सामने बोल नहीं पाएगा, और या फिर वो बच्चा बदतमीज। मैं आज भी पेरेंट, जब मैं पीटीएम पे बात करता हूँ पेरेंट्स से, सर मैं उनसे हाथ जोड़ के एक सवाल पूछता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया कि तारीफ से बच्चे बिगड़ते हैं? आपको ये समझ में नहीं आया कि बच्चे को बार बार टोकने से, इसे नेगेटिव बोलने से, इसे डांटने से, इसे कंपेयर करने से, इसे नीचा दिखाने से इसका कॉन्फिडेंस जमीन में गड़ जाएगा, ये बच्चा कभी किसी के सामने बोलने लायक नहीं बचेगा। आपका बच्चा एक डरपोक किस्म का, एक नेगेटिव किस्म का, एक समाज से कटा हुआ बच्चा पैदा होगा जो समाज के प्रति नेगेटिव है। ये समझ में नहीं आया किसी के भी। एक सबमिशन है, ये ट्रैपिंग को कंटिन्यू करिएगा आप सर, लेकिन आप इतनी इंपॉर्टेंट जगह पर बात को लेकर आए हैं कि मैं रोक नहीं पा रहा हूं इस सवाल को रखने से, क्योंकि मेरा विषय साइकोलॉजी भी है, मैं मनोवैज्ञानिक भी हूं पढ़ाई लिखाई से। आज समाज में मनोरोग सबसे बड़ी समस्या, और एक रिसर्च कहती है कि आने वाले समय में मनोरोग ही सबसे बड़ी चिंता का विषय, सबसे बड़ा रोग मनोरोग है, दिमाग से बड़ा। आज हम बच्चों में भी देख रहे हैं कि बहुत तेजी से इश्यूज आ रहे हैं, जिनके लिए थेरेपीज और कई ऐसी चीजें हैं, वो एक अलग मसला है। लेकिन क्या समाज आज मानसिक रूप से कुंद होता जा रहा है, और ये एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने है, क्या करें? बिल्कुल कुंद होता जा रहा है सर, और करें क्या? पे अब पहले इस चुनौती की जड़ पे ले जाता हूं सर, फिर इसका सॉल्यूशन बताऊंगा मैं क्या है। एक्चुअली हम लोगों ने इतना पिछले 30, 35, 40 सालों में, मैं शब्दों की ताकत बताता हूं सर। पहले ये चीजें आई कहां से, ये बड़ी चालाक, और इनका सॉल्यूशन भी शब्दों में ही मिलेगा सर। रीजन, पहले समस्या का कारण बताता हूं। आज से 40 साल पहले, 45 साल पहले, 60-70 साल पहले हमारे पापा जी और दादाजी के समय भाइयों के रिश्ते कैसे थे सर? आपस में बहुत अच्छे। परिवारों के रिश्ते कैसे थे? जुड़े हुए थे। आपने देखा था उस समय पैसे की कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू करता नहीं था। भाई बंटवारा हो रहा है तो बड़े वाला भाई छोटे से क्या कह रहा है, तू रख ले आगे की ज़मीन। छोटा वाला कह रहा नहीं भैया आपके 2 बेटे, मेरे तो एक ही। आगे वाली, कितना प्यार था आपस में, था सर?
आपने देखा होगा भाई भाई के लिए जान देने के लिए तैयार था, पैसे कोई, हमने खुद ने वो जिंदगी जी है सर। जी। मैं तो अभी 30-35-40 साल। फिर सर 1959-61 के करीब, 63 के करीब, आज से 60-70 साल पहले ये गाने किसने बनाए थे कि कस्में वादे प्यार वफा सब वादे हैं, वादों का क्या, और कोई किसी का नहीं है जग में, झूठे नाते हैं नातों का क्या। जिस समय नाते एक दूसरे के लिए जान दे रहे थे, जिस समय नाते एक दूसरे के लिए सब कुछ छोड़ रहे थे, उस समय ये शब्द कहाँ से आ गए थे कि झूठे नाते हैं नातों का क्या। एक्चुअली सबसे पहले शब्द आते हैं, शब्दों के द्वारा जहर भरा जाता है। आज से 40-50 साल पहले, हमने तो 20-25 साल पहले देखे हैं, पैसे की कोई वैल्यू नहीं थी 30 साल पहले तक, लेकिन आज से 50-60 साल पहले गाना क्या बन रहा है, गोल गोल चांद सा रुपया, सारी दुनिया पीछे पीछे चले, और रुपया रुपया पैसे की दुनिया। हमने गाने ही कैसे बनाए हैं कि पैसे की मैं, दरअसल बड़ी चालाकी के साथ शब्दों के द्वारा हमारे दिमाग में जहर भरा गया सर। रिश्तों को लेकर आइए सर, हमारे समाज की, देश की, हमारे हिंदुस्तान की सबसे मजबूत कड़ी क्या है? रिश्ते। पिछले 30-35 साल से, और आजकल तो रील का दौर है सर, 100 में से 80 रील किस बात पे बन रही हैं? रिश्तेदार किसी के नहीं होते, दोस्त किसी के नहीं होते, लोग, दुनिया बड़ी मतलबी है, रिश्तेदार किसी के काम नहीं आते, लोग किसी के काम नहीं आते। प्रवीण सर, भारत जैसे देश में, जिस देश में मैं चुनौती के साथ इस बात को बोलता हूं, जिस देश में आजकल एक भी बेटी की शादी, एक भी लड़की की शादी बिना किसी रिश्तेदार की मदद के नहीं हुई। किसी रिश्ते, फूफा जी ने 50,000 रख दिए थे चुपके से, मामा जी तो मायरा भरते हैं, भात, हमारे यहाँ भात बोला जाता है, मामा जी तो मायरा भरते हैं, भात भरते हैं। हमारे घर ये भी कैलकुलेशन चलती है सर, हमारे समाज में, हमारे देश में, कि यार कान की बाली तो मौसी दे देगी, चूड़ियाँ बुआ जी आज भी चलती है, आज भी चलती है ना सर। और उस देश में डायलॉग बाजी क्या दे रखी है लोगों के दिमाग में, रिश्तेदार किसी के नहीं। अब जिस जैन जी को आप ये कहते हो, इसको, जिस जैन जी के बारे में आप नेगेटिव बोलते हो, जब उसने रीली ऐसी देखी हैं और आपको घर में ऐसी बात करते हुए देखा है, रिश्तेदार किसी के नहीं होते, रिश्तेदार किसी के, हमारे यहाँ तो प्रचलन है सर। आपने भी प्रवीण सर वो ज़िंदगी जी है, मैंने भी जी, और हम जी रहे हैं आज की डेट में भी। आप किसी क्लोज रिलेटिव को हॉस्पिटल में देखने चले जाइए, हम कोई ना कोई 20-30-50 हज़ार रुपये जेब में रख के लेके जाते हैं, ये जिसकी जैसी हैसियत है, और चुपके से रिश्तेदार की जेब में रख के क्या बोलते हैं, रख लो, कोई जरूरत पड़ जाएगी, कोई जरूरत हो तो बताना। भारत जैसे देश में आज तक हॉस्पिटल से आदमी बिना रिश्तेदार की मदद के निकल के वापस नहीं आया। मकान, आप मकान ले लीजिए, मैं लिख के दे सकता हूँ, 90% की तो मैं गारंटी दे रहा हूँ, मकान किसी ना किसी रिश्तेदार और दोस्तों की मदद से बने हैं सर। और उस देश में पिछले 20-25 सालों में दिमाग में फितूर भरा जा रहा है, रिश्तेदार किसी के नहीं होते। तो उसका रीज़न बताऊँ सर, इन्हें मालूम है कि भारत के लोग, हिंदुस्तान के लोग बहुत मेहनती, बहुत टैलेंटेड और बहुत स्किल्ड हैं, बस इनको फंड्स की कमी है, फाइनेंस की कमी है। और अगर ये एक दूसरे की फाइनेंशियल सपोर्ट कर गए, एक दूसरे को पैसे की सपोर्ट कर गए, तो या तो ये स्टार्टअप शुरू कर जाएंगे, ये बिजनेस शुरू कर जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे। तो इन्होंने बड़ी चालाकी से हमारे दिमागों में जहर भरा हुआ है, कभी दोस्त से पैसे मत मांगना, कभी रिश्तेदार से पैसे मत मांगना। तो मैंने कहा फिर मुझे दाऊद इब्राहिम देगा, मतलब दुश्मन से मांगू, आतंकवादियों से मांग लो, उग्रवादी, किससे मांगू फिर, मतलब दोस्त से मांगू ना, दुश्मन मुझे पैसे देना, तो आप तो मतलब करूं क्या फिर मैं। तो इन्होंने बड़ी चालाकी से हमारे दिमाग में जहर भर दिया गया है। और वो जो मैं पेरेंट्स की बात कर रहा था, बच्चों के दिमाग में बैठा दे, अच्छा पेरेंट्स की छोड़िए, हमें नहीं सिखाया गया क्या, तारीफ करने से रिश्ते कितने बढ़िया हो सकते हैं। आदमी कैसा फील करता है जब कोई किसी की तारीफ करता है? स्तुति से देवता प्रश्न होते हैं, इसीलिए स्तुति लिखी गई है। क्या बात कही है सर, स्तुति से देवता प्रसन्न होते हैं। तो एप्रिशिएशन दुनिया में कमाल का वो नहीं होता है, हैप्पीनेस हार्मोन, डोपामाइन बोलते हैं शायद, आई एम नॉट गेटिंग द जी सर। वो पैदा ही कब होता है? जब कोई आपको क्या करता है, जब आप हैप्पी फील करें। और हैप्पी कब फील करेंगे? जब कोई आपको अप्रिशिएट कर रहा है, एनकरेज कर रहा है। इन्होंने बड़ी चालाकी से तारीफ के बारे में क्या कहा गया, जब कोई तुम्हारी तारीफ करे तो समझ जाना चापलूसी कर रहा है, कोई काम निकलने वाला है, इसको कोई तुमसे मतलब है। हमें बड़ी चालाकी से तारीफ के प्रति नेगेटिव कर दिया गया है। अब ना कोई किसी की तारीफ कर रहा और ना कोई किसी की तारीफ सुन रहा। हमने तारीफ करने वालों को चापलूस बना दिया हमने, और बड़ी चालाकी से मुंह पे बोलने वाले को क्या बना दिया, सच्चा दोस्त, वो जो तुम्हारे मुंह पे कड़वा बोल दे। मैंने कहा यार वो साइड पे जाके भी बोल सकता था, ऐसा कोई नियम तो था नहीं कि सर मुंह पे कड़वा बोल दे वो। हमने कितनी चालाकी से सर कड़वाहट को और बदतमीजी को, आपने वो डायलॉग सुना, सच तो हमेशा क्या होता है, कड़वा होता है। बदतमीज लोगों ने बड़ी चालाकी के साथ अपनी बदतमीजी को जस्टिफाई कितनी चालाकी से करा है।
सच कड़वा होता है। सर जी हम तो सच बोलते हैं, सामने वाले को कड़वा लग जाता है। मैंने कहा कोई मुझसे कह रहा था कि सच तो हमेशा सर कड़वा होता है। मैंने कहा भाई साहब ये कौन है जो सामने इसलिए मैं कड़वा बोलता हूँ। हाँ, आप क्योंकि कड़वा बोल रहे थे तो आपने उस कड़वाहट को सच का नाम दे दिया। वाह वाह, बढ़िया बात है। बोले जी सच तो हमेशा कड़वा होता है। मैंने कहा भाई साहब ये कौन है? बोले ये मेरे पापा जी हैं। मैंने कहा सच है? बोले हाँ जी। मैंने कड़वा है? मैं किसने कहा कि तुमसे सच कड़वा होता है? आपके सच को भी बदतमीज होने का कोई हक नहीं है सर। अगर आप सच भी बोल रहे हैं तो आपको ये हक नहीं पहुंच जाता कि आप बदतमीजी से बोलेंगे। कल को तो फिर आप किसी अपंग व्यक्ति को, दिव्यांग व्यक्ति को लंगड़ा बोलेंगे और फिर उस पर क्या टैग मार देंगे, देखो सर सच ही तो बोला है। तो कल तो आप अंधे को अंधे बोलेंगे, तो फिर तो आप कहेंगे जी सच ही बोला है। कल फिर अपने पापा जी को पापा जी की जगह बाप बोलिए, उनका नाम लेके बोलिए सच है ये। सच को भी तो सॉफ्ट स्किल सीखनी पड़ेंगी, सच को भी तो तमीजदार होना पड़ेगा। सच के नाम पे हम कब तक बदतमीजी करते रहेंगे? और मैं अगला सवाल पूछता हूँ, बोले हम तो सच बोलते हैं, हम तो सच बोलते हैं। तो मैंने कहा फिर अपनी ITR दिखा दो। भाई तुम इतने सच्चे हो तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ, कंपनी की जब बाहर जाते हैं तो 700 रुपए की जगह 900 की एंट्री करवाएंगे, खाना 250 का खाया तो 500 का बिल लगाएंगे, और बस बोलने के नाम पे सच्चे हो। जब कड़वा बोलने की बारी आ जाए तो हम सब सच्चे बन जाएंगे। अगर इतने ही सच्चे हैं तो अपनी ITR चेक करवाइए, हम भी देखें कौन कितनी सच्ची भर रहा है। एक्चुअली हम सच्चे नहीं है सर, हम बदतमीज हैं। और हम इसे बदतमीजी को जस्ट 90% को भाई बोलने के लिए तो थोड़ी सी स्किल्स इंप्रूव करनी पड़ेंगी सर, थोड़े व्यवहार पे काम करना पड़ेगा, थोड़े लहजे पे काम करना पड़ेगा। इतना कष्ट कौन करे? एक डायलॉग उठाओ कि सच तो हमेशा कड़वा होता है, और अब बोलो बदतमीजी से, अब क्या करना है? तो मैं तो लोगों से अक्सर वैसे बोलता हूँ, जब कोई ऐसी बात करता है तो मैं उनसे कहता हूँ कि खुश मत होना कि बदतमीजी से बोल के, गाली दे के, किसी को गलत बोल के तुमने बहुत बड़ा काम कर दिया। आपने उसका परिचय नहीं दिया, हमें लगता मैंने इसकी औकात बता दी। मैंने कहा नहीं साहब, तू जो ये बदजुबान बोलता है, तू नहीं तेरा खानदान बोलता है। उस समय हम सामने वाले के खानदान का परिचय नहीं दे रहे, हम अपने खानदान का परिचय दे रहे हैं। तो प्रवीण सर, जो मैं ट्रैपिंग की बात कर रहा था, बड़ी चालाकी से हमें तारीफ करने से रोका गया, क्योंकि तारीफ से क्या हो सकता था? रिश्ते अच्छे हो सकते थे, परिवार में खुशियां हो सकती थी। बड़ी चालाकी से हमें मुस्कुराने से, हंसने से रोका गया। तीसरी बात बताता हूँ सर, कितनी चालाकी से हमें पॉजिटिव रहने से रोका गया, पॉजिटिव बोलने से। हमारे दिमाग में एक फितूर भरा गया है, कभी कुछ तुम्हारे साथ अच्छा हो तो किसी को बताना मत, वरना क्या लग जाएगी? हाय लग जाएगी, हाय लग जाएगी, नज़र लग जाएगी। कितनी, अब आप किसी से पूछ लो प्रवीण सर, अमर भाई काम कैसा चल रहा है? अब ऐसे ही चल रहा है। दुनिया इतनी दुखी थोड़ी है सर। बड़ी अच्छी बात है प्रवीण सर, दुनिया इतनी दुखी नहीं है, लेकिन रोता हुआ मिलेगा। उसका रीजन है क्योंकि दिमाग में क्या फितूर बैठाया गया है, बताना नहीं है। आप देखिए, चारों तरफ कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, चारों तरफ मकान चल रहे हैं, चारों तरफ गाड़ियां खरीदी जा रही हैं, चारों तरफ सब कुछ है, और आदमी से मिल लो, धंधा नहीं चल रहा। आदमी से मिल लो, कम यार नौकरी में परेशान हूं, जिससे मिल लो वो परेशान भी बताया जा रहा है और काम भी। दरअसल ये फितूर बैठाया गया है कि अगर आप पॉजिटिव बोलोगे तो आपको क्या लग जाएगी? नजर। और बड़ी चालाकी के साथ अब हमारे दिमाग में उन्होंने क्या, अब आप किसी से पूछो क्या, अरे बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ, बहुत तंग हूँ, क्या बताऊँ। अब वो जानबूझ के क्या बोलता है, कंपनी में स्ट्रेस बहुत है, बिजनेस में, धंधे में तनाव बहुत है, परेशानी बहुत है। अब यहाँ हम एक गड़बड़ कर गए प्रवीण सर। आपने पूछा था ना क्यों कुंद हो रहा है समाज, क्यों? अब मैं आपको और जड़ पर लेके आ रहा हूँ सर। मेरा जो प्रवीण सर, मेरी अपना जो मानना है, मेरा ये मानना है कि उम्र भर हम ये खता करते रहे, धूल चेहरे पे थे और आईने सफा करते रहे। एक्चुअली हम सॉल्यूशन के नाम पे भी ना ट्रिक्स पे काम कर रहे हैं, प्रोसेस पे काम नहीं कर रहे हैं। अब मैं उस पर लेके आता हूँ आपको, गड़बड़ क्या करी हमने ऐसा बोल के। प्रवीण सर, एक शब्द, एक चीज़ होती है मंत्र। आशुतोष सर को तो हम जब सुनते हैं ना तो हमें ऐसा लगता है कि यार क्या, उनको सुन लेना आदमी तो जीवन वैसे ही बदल जाए। एक चीज़ होती है सर मंत्र। मंत्र किसको बोलते हैं सर? आपको प्रवीण सर किसी ने बोला कि ये मंत्र का जाप करना है आपको जी, कम से कम वो कितनी बार रिपीट करने के लिए बोलते हैं, कितनी बार जाप करने के लिए बोलते हैं सर? 108 बार। प्रवीण सर, अब मेरा सवाल सुनिएगा, अगर वो मंत्र है तो वो 108 बार बोलने पर ही मंत्र क्यों है? वो एक बार बोल देने पर मंत्र क्यों नहीं है? अगर वो मंत्र है, उसमें ताकत है, तो वो एक बार में ही काम क्यों नहीं कर देता? क्या मैं इस घड़ी को 108 घड़ियों के पास रखूं तब आप इसे घड़ी कहेंगे, तब टाइम दिखाएगी क्या ये? इस माइक को 108 माइक्स के साथ रखा जाए तब ये माइक का काम करेगा, तब ये चलेगा। इस कोट को 108 कोट के पास रखूं तब ये मेरी ठंड रोकेगा, मेरी सर्दी रोकेगा? नहीं।
जाप सतत करता है, आपके माइंड की फ्रीक्वेंसी को वहाँ उस मंत्र के साथ जोड़ता है, इसलिए शायद उसके रेपिटेशन पर ज़्यादा महत्व दिया। यानी अब बिल्कुल यू टुक माई वर्ड सर, इसका अर्थ ये हुआ कि किसी भी शब्द को जब बार बार रिपीट करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? मंत्र में। मंत्र के साथ एक शब्द होता है, एक वर्ड यूज किया जाता है सर, अभिमंत्रित हो जाना। जाप करने से वो हुआ क्या है? एक्चुअली बार बार बोलने से वो क्या हो गया? अभिमंत्रित हो गया। अभिमंत्रित हो गया तो वो मंत्र बन गया, और अगर वो मंत्र बन गया सर, अब उसे सत्य सिद्ध होने से कोई नहीं रोक सकता। अब प्रवीण सर, हमारे मंत्र क्या है? और परेशान हूं और परेशान हूं, किस्मत खराब है, अरे यार दुनिया बहुत बुरी है, अरे बहुत मतलबी लोग हैं, अरे मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है, मैं तो बहुत परेशान हूं। और दिन में 10-12 लोगों से ऐसा बोल दिया, सप्ताह भर में 108 लोगों से ऐसा बोल दिया। जैसे ही 108 बार लोगों से ये बोला, अब ये क्या बन गया? मंत्र। और मंत्र को सत्य सिद्ध होने से अब कोई नहीं रोक सकता। अब आपको परेशान रहने से दुनिया में कोई रोक ही नहीं सकता। अब आपकी किस्मत खराब होने से कोई रोक ही नहीं सकता। ये जो रिपीटेशन है, राहत इंदौरी साहब का एक शेर है सर, कि कश्ती तेरा मुकद्दर चमकदार कर दिया, इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया। और मैं आपकी मुस्कुराहट इंदौर की एक कश्ती, मैंने सुना है उनके पास में बैठ के, अरे कश्ती तेरा मुकद्दर चमकदार कर दिया, इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया। और जो मैं कहना चाह रहा हूं सर, कि अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, लोगों ने बोल बोल के भी वार कर दिया। तो ये जो हम परेशान थे थोड़ी सर, मेरी वन ऑफ माय फेवरेट एग्जांपल आपसे शेयर करता हूँ, जो मैंने थोड़ा बहुत काम किया ओरिजिनल चीज़ों पर। हम इतने परेशान एक्चुअल में थे नहीं, फिर इतने परेशान हुए कैसे, उस पर मैं ला रहा हूँ सर। इतनी समस्याएं दुनिया में है नहीं। 2 उदाहरण देता हूँ सर। एक्चुअली ये बहादुरी का दौर है, हर एक को क्या सिद्ध होना है सर? बहादुर। प्रवीण सर, कभी देखा आपने कोई कुछ किस्सा सुना है कि एक राजा था, बहुत बहादुर था, पर वो कभी युद्ध नहीं जीता? ऐसा संभव है क्या? नहीं। बहादुर होने के लिए जरूरी क्या है? जीतना, युद्ध जीते। और युद्ध जीतने के लिए जरूरी क्या है? युद्ध हो। और युद्ध होने के लिए जरूरी क्या है? दुश्मन हो। दुश्मन तो है ही नहीं, तो पहले हम दुश्मन पैदा कर ले। इसलिए अब हर आदमी को अपना क्या बताता है? ये दुनिया नहीं चाहती कि आप तरक्की करें, क्योंकि अगर दुनिया को दुश्मन ना बनाए तो फिर आप बड़े कैसे बने? रिश्तेदार कभी नहीं अगर रिश्तेदार को नेगेटिव ना बनाऊं, किसी भी विलेन की किसी भी हीरो की होने की पहली शर्त क्या है? कि वहाँ क्या होना चाहिए? विलेन। मैं सिद्ध करके बताता हूँ सर। मुश्किलें थी नहीं, हमने पैदा की हैं जानबूझ के, क्योंकि हमें हीरो बनना है, हमें बताना है कि मैंने कितना संघर्ष किया। हर आदमी को तो संघर्ष बताना है अपना। सिद्ध करके बताता हूँ सर। हॉलीवुड में प्रवीण सर आपने देखे फिल्में, भाई हीरो होने के लिए क्या होना जरूरी है? विलेन यानी कोई समस्या हो, प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो। हमारे यहाँ फिल्में किन चीज़ों पे बनती हैं सर? गरीबी पर, क्योंकि गरीबी हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है। फिर हीरो आएगा, गांव की गरीबी दूर करेगा, तो वो क्या कहलाएगा? हीरो। आतंकवाद बहुत है, फिर हीरो आएगा, आतंकवादियों को मार डालेगा। भ्रष्टाचार, गब्बर आएगा, नेताजी मतलब गब्बर, अक्षय कुमार वाला गब्बर, भ्रष्टाचार हो रहा है, फिर एक हीरो आएगा। आप देखिएगा किसी भी हीरो को हीरो स्टैब्लिश करने के लिए इधर क्या दिखानी पड़ेंगी? विलेन और नकारात्मक। अब मेरी बात सुनिएगा सर, इतनी प्रॉब्लम है नहीं, हमने पैदा की है। अब सिद्ध करता हूँ कैसे सर। हॉलीवुड में करप्शन बहुत बड़ी समस्या है क्या? नहीं। गरीबी है क्या? नहीं। आतंकवाद बहुत बड़ी समस्या है क्या? वो तो कल्पना जगत में है, वो तो चले गए कहीं और ही। अब लेकिन हीरो उन्हें भी बनाने हैं, तो उन्होंने क्या किया? प्रॉब्लम तो एक्चुअल कोई है ही नहीं, मल्टीवर्स चलेगा कि दूसरे ग्रह से कोई आएगा और धरती पे कब्जा कर लेगा। मैंने कहा बाबा कहाँ, कौन आ रहा था? लेकिन उन्हें समस्याएं पैदा तो करनी थी। अगर वो समस्याएं पैदा नहीं करते तो हीरो कैसे बनाते? सोचा ये था वक्त मिला तो टूटी चीजें जोड़ेंगे। इससे हमारा समाज बना, या समाज का चित्रण इसमें आता है। मैं इस पे आता हूँ सर। प्रवीण सर, इस बात को कंप्लीट कर दूं जो मैं कहना चाह रहा था, कि इतनी प्रॉब्लम थी नहीं, कि सोचा ये था वक्त मिला तो टूटी चीजें जोड़ेंगे। अब कमरे में ढेर लगा है, सारा कमरा खाली है। मैं फिर रिपीट करता हूँ, सॉरी, इसको फिर से रिपीट करता हूँ, कि सोचा ये था वक्त मिला तो टूटी चीजें जोड़ेंगे। अब कोने में ढेर लगा है, सारा कमरा खाली है, और बैठे बैठे फेंक दिया है आतिशदान में क्या क्या कुछ। मौसम इतना सर्द नहीं था जितनी आग जला ली है। एक्चुअली इतने तनाव थे नहीं, इतनी परेशानियां थी नहीं, पर क्योंकि हमें अपने आप को बड़ा दिखाना था, और बड़ा बनने की पहली ये जो आपने शुरुआत जहाँ से गई थी ना प्रवीण सर, संघर्ष। आपने बॉलीवुड के तमाम हीरोज के संघर्ष सुने होंगे सर। शाहरुख खान सुना? एक गरीब घर से आया, टिकट के भी क्या नहीं थे, ट्रेन में पैसे नहीं थे,
गोविंदा लोकल ट्रेन में चलने वाला विरार का छोरा। अक्षय कुमार तो क्या थे सर? शेफ थे, मतलब वहाँ वेटर बताते हैं, वहाँ उसमें थाईलैंड वगैरह में कहीं पे थे। अक्षय कुमार डॉन बॉस्को में पढ़ा है सर, साजिद नाडियाडवाला के साथ। हाँ, ये तो मैं खैर इत्तेफाक रखता हूँ, आपकी बात समझ गया। सबकी कहानियों में आपको पर्याप्त धन मिलेगा, पर्याप्त सुख। शाहरुख खान के पापा जी ने 10 साल की उम्र में शाहरुख खान को कैमरा गिफ्ट किया था। ये कौन से पापा जी थे आज से 50 साल पहले जो कैमरा गिफ्ट कर रहे थे? आपके और हमारे ने किया क्या? शाहरुख खान की मम्मी इंदिरा गांधी जी की बहुत क्लोज फ्रेंड थी। शाहरुख खान को पहला मौका उनके पड़ोसी ने दिया था, जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे। ये कौन सी जगह रह रहे थे कि आपके पड़ोसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं? ये कौन सी दुनिया थी जहां आपको गोविंदा के पापा हीरो रह लिए, गोविंदा के मामा जी ने उन्हें पहला चांस दिया था, गोविंदा के भाई प्रोड्यूसर रह लिए। मैं ये बता रहा हूँ पंकज त्रिपाठी जी का मैं शाहरुख खान को उनसे बड़ा मेहनती नहीं मानता। गोविंदा का तो मैं डाई हार्ड फैन रहा हूँ, मैं 3 घंटे देख सकता हूँ। और पंकज त्रिपाठी खैर उनके बारे में, उनकी शख्सियत है, उनके जैसा एक्टर नहीं। पंकज त्रिपाठी जी एक इंटरव्यू में कह रहे थे कि हम इतने गरीब थे, हमारे घर में ट्रैक्टर खरीदने के भी पैसे नहीं थे। मैंने कहा भाई साहब ट्रैक्टर, तुम्हारे घर में ट्रैक्टर की बात तो चल रही थी साइकिल भी नहीं थी लोगों के घर में उस समय, जिस समय की आप बात कर रहे हो। पर हमने संघर्ष को इतना ग्लोरीफाई किया है, इतना ये संघर्ष थे क्या? अगर मैं आपको ये बताने लगूं कि मैं उस स्कूल में टाट पे बैठ के पढ़ता था, तो मैं ही थोड़ी पढ़ता था, स्कूल में स्कूल ही टाट वाले थे। अब ये कौन सा लॉजिक बता दिया आपने? तो बेसिकली हमने संघर्षों को बहुत हाईलाइट किया है, बहुत ग्लोरीफाई किया है। इसलिए मैं हर कामयाब आदमी से हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करता हूं कि जब भी अपनी सक्सेस स्टोरी बताएं, ये मत बताना कि वो संघर्ष थे, उन्हें एक्चुअल में बताना कि भाई वो जो हम जो लैंप में पढ़ा करते थे, उस समय होती ही लैंप थी, लाइट होती नहीं थी। वो जो हम स्कूल जाते थे 3-3 किलोमीटर पैदल, उस समय स्कूल होते ही इतनी दूर थे। वो कोई ऐसा संघर्ष नहीं था। संघर्ष किसको बोलते हैं सर? सारी दुनिया बस से जा रही है और आप पैदल जा रहे हो, तभी तो आप संघर्ष बोलोगे। उस समय तो सभी तो पैदल जा रहे थे। तो दिक्कत यह है कि सर अब हमने समस्याओं को इतना हाईलाइट कर लिया, इतना बड़ा कर लिया, और क्योंकि हम 24 घंटे किन की बातें कर रहे हैं? समस्याओं की। आपने मुझसे सवाल पूछा था समाज कुंद क्यों होता जा रहा है, दुखी क्यों है, हम परेशान क्यों हैं? अब उसकी जड़ पे ले जाता हूँ। सॉल्यूशन शब्दों में मिलेगा सर। आप मुझे बताइए परवीन सर, आप अपने किसी दोस्त के घर गए, आपके 2 दोस्त हैं, एक के घर जाते हैं तो वो सबसे इंट्रोडक्शन करवाता है, आपका सबसे परिचय करवाता है, आपकी बातें करता है, आपसे बातें करता है, आपके बारे में बातें करता है, सबसे आपका परिचय करवाता है। दूसरा ना आपसे बातें करता, ना आपकी बातें करता, ना आपके बारे में बातें करता, ना आपका किसी से परिचय करवाता। आप किसके घर रुकना पसंद करेंगे? जो परिचय करवाएगा, आपकी बातें करेगा, परिचय करवाएगा। अब सोच के देखिए सर, हम 24 घंटे अपने दुखों का परिचय करवा रहे हैं दुनिया से, या अपनी खुशियों और कामयाबी का? दुखों का। तो दुखों को क्या लगता है यार, भाई साहब कहीं भी जाते हैं तो मेरे ही बारे में बात करते हैं, मैं तो इसके साथ ही रहूंगा, भैया के घर रहूंगे यार, कितने बढ़िया। भैया सबसे परिचय करवाते हैं, वही खुशियां खड़े होके देखती हैं, यार ये आदमी हमारी तो बात ही नहीं करता, ये हमारा तो कहीं इंट्रोडक्शन ही नहीं करवाता। खुशियां कहती हैं भैया के घर नहीं आएंगे। सिंपल सा लॉजिक है सर, धरती का सबसे सिंपल लॉजिक है। आप सिर्फ अपने शब्द बदल लीजिए। तो सर क्योंकि इतना कमाल का इंटरेक्शन चल रहा है, आपस में डिस्कशन चल रहा है, एक मूल जड़ और बताता हूँ। मैंने टैपिंग पे एक चीज़ और बता देता हूँ। एक्चुअली समाज सुधारक के तौर पर अगर मैं ये कहूँ कि मैं बदलाव लाना चाहता हूँ या मैं कुछ करना चाहता हूँ, तो मैं आपसे मना तो नहीं कर सकता कि ऐसा मत करो, अच्छी चीज़ है। तो एक और, इसको पता नहीं कितने लोग एग्री करेंगे, कितने नहीं लोग एग्री करेंगे, पर मैं चाहता हूँ कि सुनने वाले इसको सोचें ज़रूर, एग्री करें या ना करें, मेरे पे इस पॉइंट को सोचेगा ज़रूर। अगर आपको इसमें 1% भी लगे कि हाँ सोचने वाली बात तो है, तो कुछ समय करके देख लीजिएगा। जब जब बदलाव की बात आई है प्रवीण सर, हमसे क्या बोला गया है? बाहर से बदलें या अंदर से बदलें? बदलना तो अंदर से चाहिए, लेकिन बाहर के बदलाव पर भी बड़ा जोर रहता है कि हम कपड़े क्या पहन रहे हैं, गाड़ी कौन सी चला रहे हैं, इस पर बड़ा जोर आ गया है। चलिए मैं आपने बड़ा अच्छा पॉइंट ले दिया ये। हालांकि मैं इस बदलाव, लेकिन फिर भी क्या कहा जाता है, कहाँ से बदलें, बाहर से या अंदर? भीतर से। भीतर से बदलें। ये सबसे बड़ा झूठ था सर। ये सब आज तक के मानव इतिहास की सबसे बड़ी ट्रैपिंग मानता हूँ मैं इसको। हमसे कहा गया अपने विचारों पे कंट्रोल करिए, अंदर से बदलिए। मैं एक बात कहूँ सर माफ़ी के साथ, रावण ने सैकड़ों साल तपस्या करी थी, फिर भी अहंकारी था वो। मैं अभी तक नहीं समझ पाया जिसने सैकड़ों साल तपस्या कर ली उसका अहंकार कैसे जिंदा रह गया। सैकड़ों साल तपस्या करने वाले आदमी ने फिर भी सीता माता का अपहरण कर लिया। उसका कारण बताता हूँ। ये जो अंदर से बदलने की बात कही गई ना सर, इनको मालूम था कि इस रास्ते की कोई मंजिल है नहीं। अगर ये अंदर वाले रास्ते पर चले
तो हमारा भी काम हो जाएगा कि हमने इन्हें बता भी दिया कि अंदर से बदलो, और ये कभी बदल भी नहीं पाएंगे। ये हम इन्हें रूल भी करते रहेंगे और ये कभी बदल भी नहीं पाएंगे। मैं ये कहता हूँ, मैं जो कहता हूँ सर, चेंजेस कम इनसाइड नॉट फ्रॉम इनसाइड। ओके, बदलाव अंदर आते हैं, अंदर से नहीं आते। और सिद्ध करता हूं प्रवीण सर, इस हॉल को, इस कमरे को जिसमें बैठकर हम और आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, मैं आपसे कहता हूं सर इसको और ब्यूटीफाई करिए और बेहतर करिए। मैं आपसे पूछता हूं जहां भी आप बैठे हैं, प्रवीण सर क्या करेंगे आप? एक दो आइडिया दीजिए। थोड़े कुछ यहाँ पर जो असेट्स रखे हुए हैं इनको चेंज करेंगे। सर कहाँ से आएंगे वो एसेट्स जिन्हें चेंज करेंगे आप? बाजार से आएंगे। और बाहर से आएंगे, मतलब बाहर से आएंगे। और क्या करेंगे सर? और कलर बदलेंगे। लाइट्स को चेंज कहाँ से आएगी सर लाइट? बाहर से आएगी। फ्लोरिंग बदल देंगे, कहाँ से आएगी सर लाइट? सब कुछ जो भी आएगा बाहर से आएगा। चेंजेस कम इनसाइड नॉट फ्रॉम इनसाइड। बहुत अच्छी बात है सर, बदलाव आना अंदर ही है। अच्छा, मैं ये नहीं मना कर रहा कि अंदर से मत बदलिए, पर मैं ये कह रहा हूं अंदर मंजिल है, रास्ता कहां से है? बाहर से ही है। हमसे इन्होंने बड़ी, आप एक बताता है, आप कार से जा रहे हैं और आपका कोई दोस्त बोलता है कि प्रवीण भाई कार मोड़ लो, तो क्या हम उतर के नीचे उतर के पहिए टेढ़े करके कार मोड़ते हैं? क्या मोड़ते हैं हम लोग? स्टीयरिंग। पर सामने वाले ने क्या कहा था सर? कार मोड़ लो। फिर आपने स्टीयरिंग क्यों मोड़ी? क्योंकि आपके हाथ में कार नहीं है। आपके हाथ में क्या है सर? स्टीयरिंग। सर वो कार विचार हैं, वो कार थॉट्स हैं, और वो शब्द जो हैं वो स्टीयरिंग है। हमसे ये कहा जाता है अपने विचार बदलो, विचारों को कंट्रोल करो, विचार बदलो, विचारों को कंट्रोल करो। अब ये हमें समझना है कि विचार कभी कंट्रोल नहीं होते, विचार आपके हाथ में नहीं हैं। आप केवल क्या बदल सकते हो? स्टीयरिंग यानी शब्द। विचार अपने आप बदलेंगे। चलिए प्रवीण सर, मैं आपसे भी और आप तमाम सुनने वालों से भी कहता हूं, 30 सेकंड छोड़ दो, 3 सेकंड छोड़ दो, 3 नैनो सेकंड मैं आपसे कहता हूं अपने विचारों को कंट्रोल करिए। सोचिए मत। रुक जाएंगे क्या सर? विचार कंट्रोल हो जाएंगे क्या? पर अब मैं अगला स्टेटमेंट देता हूं कि अगले 1 घंटे बोलिए मत, अपने शब्दों को कंट्रोल करिए। ये आपके हाथ में है? नहीं है। शब्द आपके हाथ में है। अफसोस ये है कि हम वो काम कर रहे हैं जो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में है शब्द। और जब आप सर शब्दों को बदल लेंगे, जब आप बोलना बदल लेंगे, तो धीरे 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 क्या होने लगेगा? एकदम से नहीं होगा सर, धीरे धीरे बदलाव आपको कहाँ दिखेगा? अल्टीमेटली आपको अंदर बदलाव दिखना, भीतर बदलाव दिखना शुरू हो। मैं तो कहता हूँ SMS मैंने एक थ्योरी दी है कि अगर बदलाव की शुरुआत करनी है तो आप SMS, इससे अलग धरती पे कोई टूल नहीं है। S मतलब है सर शब्द। सबसे पहला काम शब्दों पे करिए। मैं तो ये भी कहता हूं सर कि ईश्वर की परिभाषा कोई मुझसे पूछे तो मैं कहूंगा ईश प्लस स्वर। आपके द्वारा बोले गए शब्द ही आपका ईश्वर है। अब अगर आप पॉजिटिव, सकारात्मक, जिंदादिली, शानदार शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तो आपकी दुनिया, आपकी ज़िंदगी कैसी होती चली जाएगी? बेहतर। और आप नेगेटिव, परेशान, दुखी और नकारात्मक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तो धीरे धीरे आपके ईश्वर के आशीर्वाद भी खत्म होता चला जाएगा। तो सबसे पहला काम SMS में क्या हुआ? S मतलब सर शब्द, M मतलब क्या है? मेडिटेशन। मैं ये भी कहता हूँ आप अपने ब्रेन को पावरफुल करिए, और उसका एक ही तरीका है सर, दैट इज कॉल्ड M मतलब मेडिटेशन। इससे अलग और कोई धरती पर तरीका। और SMS लास्ट S का मतलब है सर संगति। हमने संगति को भी बहुत इंपॉर्टेंस नहीं दी। डायलॉग तो बहुत मार दिए पर हम इसको कभी समझ नहीं पाए। मैं यूथ को खास तौर से और तमाम लोगों को एक समझाता हूं सर हमेशा कि मैंने एक प्लॉट लिया 10 लाख रुपए का प्रवीण सर, और अगले ही दिन उस प्लॉट की जड़ में कब्रिस्तान खुल गया। पावर ऑफ वो बताता हूं सर संगति। प्लॉट की कीमत कितनी बची? बहुत कम हो गई, जो भी होगी घट जाएगी, जाएगी। 1 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख हो सकता है, बिके ही ना। सर अगले ही दिन उस प्लॉट की जड़ में अमिताभ बच्चन साहब ने बंगला खरीद लिया, शाहरुख खान ने बंगला खरीद लिया, विराट कोहली ने बंगला खरीद लिया। प्लॉट की कीमत सर एकदम से रॉकेट हो जाएगी। 10 लाख के हो सकते, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़। कोई दीवाना सा हुआ 10 करोड़ भी दे दे। तो क्या प्रवीण सर हम ये कहना चाह रहे हैं कि प्लॉट की अपनी कोई कीमत नहीं है? प्लॉट की कीमत इस बात पर डिपेंड करती है उसके पास में क्या है कि वो कब्रिस्तान की जड़ में है या अमिताभ के बंगले की जड़ में है। एक्चुअली क्या है सर, ये जो प्लॉट है ये हम हैं। हमें अपनी वैल्यू बढ़ाने का एक ही तरीका है, अपने आप से पूछते रहिए हम जड़ में किसके हैं, हम संगति में किसके हैं। हमारी संगति तय करेगी कि हमारी दुर्गति होगी या प्रगति होगी। अच्छा, जो लोग इस पर डायलॉग बाजी करते हैं मैं उनसे कहता हूँ कि इसको तो प्रैक्टिकली करके देख लो। नहीं, पर इसमें एक मेरा प्रति प्रश्न है कि संगति हर किसी के वश में भी नहीं होती। मतलब उसकी एक्सेस, जैसे मान लीजिए
अमिताभ बच्चन वाला जो आपने एग्जाम्पल दिया, या किसी का भी, और हम मान लें कोई बड़े व्यक्तित्व के साथ में किसी का उठना बैठना, वहां तक एक्सेस के बारे में बहुत सारे युवा जो आपको सुनते हैं, कई लोग आपके, हमको सौभाग्य है कि हम आपके साथ बैठे हैं, कई लोग आपको अभी सिर्फ डिजिटल मीडिया के माध्यम से सुन रहे हैं, तो उनके मन में प्रश्न आएगा कि मैं कैसे उन लोगों तक पहुंचूं। तो यहाँ पर संगति में बड़े लोगों के साथ रहना है, अच्छे लोगों के साथ रहना। अरे आपने इसको बहुत क्लैरिफाई कर दिया था। आपको मैं कॉलेज के बच्चों से अक्सर बोला करता हूँ कि अपना एक डेवलपमेंटल ग्रुप बनाइए। बोले डेवलपमेंटल ग्रुप सर? मैंने कहा वो दोस्त जो ग्रोथ की बात करते हो, जो आइडियाज की बातें करते हो। आपको सिर्फ एक ही चीज, GIP एक करके एक फॉर्मूला है सर। GIP का मतलब ग्रोथ की बात करते हो, आई मतलब P मतलब क्या है, पॉजिटिव बातें करते हो, और आई मतलब आइडियाज की बातें करते हो। आपको तो सिर्फ 3 चीज़ें। आपको अमिताभ बच्चन की संगति में नहीं रहना, ना शाहरुख खान। भाई अमिताभ भी पैदा होते ही अमिताभ थोड़ी थे, शाहरुख खान भी पैदा होते ही आपको उन लोगों की संगति में बात कर रहना है जो पॉजिटिव बोलते हो, जो आपसे आइडियाज की बातें करते हो और ग्रोथ की बातें करते हो। मुद्दा ये है सर। तो जब आप पॉजिटिविटी, और इसका तो प्रैक्टिकल करके देख लीजिए। मैं तो लोगों से बोलता हूँ कि सर संगति से क्या हो जाता है, क्या नहीं हो जाता, तो मैं कहता हूँ प्रैक्टिकल करके देख लो। एक फ़ोटो डाल के देख लो किसी आतंकवादी के साथ अपना, आपको अगले 2 घंटे में समझ में आ जाएगा कि संगति के साथ क्या होता है। एक फ़ोटो मोदी जी के साथ डाल के देख लो, आपको पता चल जाएगा कि संगति के साथ क्या होता है। तो सारा खेल तो किसका है सर? और बदलाव तो यहीं से आएंगे ना सर। देखिए, या तो आप बदलाव की बातें मत करिए, भाई जैसे एज इट इज हैं तो एज इट इज रहिए, लेकिन जब हम बदलाव की बात कर रहे हैं, और प्रवीण सर सही बताऊँ, हम में से 99% को ये सारी बातें पता होती हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं मालूम शब्दों पे काम करना चाहिए, ऐसा नहीं है मुझे नहीं मालूम मेडिटेशन करनी चाहिए, ऐसा नहीं है मुझे नहीं मालूम कि अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए। सवाल ये करने में कष्ट उठाना पड़ता है, इसमें एफर्ट लगाने पड़ते हैं। जब कोई बच्चा या कोई भी व्यक्ति मुझसे आके पूछता है कि सर मेरी एक प्रॉब्लम है, इसका कोई हल बताओ, हल दे दो, तो मैं पहला सवाल पता है क्या पूछता हूँ कि मेरे भाई सच में हल चाहिए क्या? बोले जी मतलब? मैंने कहा यार अगर मैंने तुम्हें हल दे दिया तो वो तुम्हें चलाना भी तो पड़ जाएगा। वो हल चलते थे ना खेत में, सबको, हर मोटे को मालूम है, मेरा टमी निकली हुई है, मुझे मालूम है कि कैसे फिट रहना है, डाइट रखनी है, जिम जाना है। पर दिक्कत तो ये कैसे जाऊं, कैसे, दिक्कत तो ये था हल चलाना तो भी तो पड़ेगा। हल चलाना भी तो अच्छी बात है, पड़ेगा। हल टाइम दे तो पास दूंगा, लेकिन हल चलाना दे देंगे। किस गूगल के टाइम में ऐसा कोई व्यक्ति ढूंढ के बताओ जो ये कहता हूं मुझे अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मालूम। ऐसा कैसे संभव है? आप मुझे इंग्लिश नहीं आती, गूगल बता देगा कैसे सीखनी है। सर मुझे स्टार्टअप के आइडियाज नहीं है, गूगल बता देगा। सर मेरे पास फंडिंग नहीं है, गूगल बता देगा। सर आप मुझे एक चीज तो बताइए। अब प्रवीण सर इसके इशू नहीं है। चैट जीपीटी परप्लेक्सिटी आपसे एक ह्यूमन की तरह बात कर रहे हैं। आप अपनी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी समस्या, पत्नी से झगड़ा हो गया कैसे सुलझाऊं भी बता देगा। हाँ बिल्कुल, आपसे सलाहकार बड़े बड़े पड़े हुए हैं। बहुत अच्छी बात है। एक गहरी बात कहता हूँ, क्योंकि इस तरह के स्टेज पर ही ये बात कही जा सकती है। मैं इंग्लिश पढ़ाया करता था, तो बच्चा आया, और अक्सर बच्चा जब आता है तो बोलता है सर मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता, मेरी ये प्रॉब्लम है। तो बच्चे का स्टेटमेंट है आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। और इसको सुनिएगा, क्योंकि आपकी जो ऑडियंस है, भाई जहाँ आपके साथ शेयर कर रहे हैं तो थोड़ी गहरी बात भी हो। आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, इस पूरे स्टेटमेंट में से आप भी बताइएगा मुझे, इस पूरे स्टेटमेंट में से प्रवीण सर क्या शब्द निकाल दिया जाए कि सॉल्यूशन मिल जाए? आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। नॉट आई कैन स्पीक इंग्लिश। प्रवीण सर अब मेरा अगला सेंटेंस सुनिएगा। आई कैन नॉट अर्न 2 लाख रुपीज पर मंथ। सिर्फ नॉट निकाल दीजिए। इस सेंटेंस में मुझे आप ये बताइए, सेंटेंस को सुन के, आई कैन नॉट अर्न 2 लाख रुपीज पर मंथ, क्या मैं 2 लाख रुपए महीने कमा रहा हूं क्या? ये सेंटेंस सुन के बताइए जो मैंने अभी बोला है। नहीं कमा रहा, मैं कमा सकता हूं। और अगला सेंटेंस सुनिएगा और मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा, आप भी दीजिएगा, और आपसे पूछता हूं। आई नॉट हटा देते हैं, आई कैन अर्न 2 लाख रुपीज पर मंथ। ये सेंटेंस सुन के बताइए सर अभी भी 2 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा हूं क्या? नहीं, आई कैन, कमा सकता हूं, पर कमा एक्चुअली इसमें से नॉट नहीं निकलना था सर, इसमें से कैन निकलना था। हमारे समाज की और हमारी दुनिया की समस्या कैन है ही नहीं सर। मैं लोगों से पूछता हूँ कैन यू टॉक पोलाइटली, इसलिए कि कौन सी डिग्री चाहिए, इसके लिए कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए? कैन यू टॉक पोलाइटली? यस सर। डू यू टॉक पोलाइटली? नो सर। कैन यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग? इसके लिए ऐसा थोड़े सर मैंने IIT थोड़ी कर रखी है, मैं कैसे टाइम पे उठूंगा? कैन यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग? यस सर। डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग? नो सर। छोड़िए, कैन यू रीच ऑन टाइम? यस सर। डू यू रीच ऑन टाइम? नो सर।
कैन यू गिव बेटर सर्विस टू योर क्लाइंट? यस सर। डू यू गिव बेटर सर्विस? हमारी प्रॉब्लम कैन नॉट नहीं है सर, हमारी प्रॉब्लम है कैन। ऐसा कोई समस्या का सॉल्यूशन नहीं जो हमारे सुनने वालों को नहीं मालूम हो। पर दिक्कत ये है, करे कौन, कष्ट कौन करे, एफर्ट लगाने पड़ जाएंगे, और जितने एफर्ट लगा दे, इसलिए वो चुनिंदा 2-3% लोग कामयाब हो जाते हैं। इसलिए परवीन सर 2-3 लोग %, जानकारी तो हम सबको है, उस जानकारी को मोटिव एक्शनल की आपने शुरुआत में बात की थी, मेरे इंट्रोडक्शन में ही कहा जाता है मोटिव एक्शनल स्पीकर। तो वो एक्शनल शब्द कहाँ से आया वो बताता हूँ सर। व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर एज ए मोटिवेशनल स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीकर शुरुआत में तो मैंने पूछा अपने बाकी साथियों से, भाई हम एज ए मोटिवेशनल स्पीकर करते क्या हैं? बोले जी हम लोगों को जागरूक करते हैं। मैंने कहा भाई मुझे तो इस शब्द पर ही ऐतराज है। बोले जी मतलब? मैंने कहा यार जागरूक शब्द कहता है जाग और रुक, तो मैंने कहा जब जगाने के बाद इन्हें रुकवाना ही था तो इन्हें सोले नहीं देते यार, इनकी नींद तो पूरी हो जाती। तो हमने कहा हम कहेंगे जाग चल, जब जाग लिए तो अब क्या करो, चल पड़ो, एक्शन ले दो। और जब आप मोटिव एक्शनल लिखते हैं प्रवीण सर तो उसमें आता है एक्शन में एसी दैट बिकम्स अमर चौधरी। तो शायद ईश्वर की भी इच्छा थी कि भाई मोटिव एक्शनल ही बने हम लोग। तो ये सारी चीजें जो हम बात कर रहे थे जी। अब कुछ क्विक सवाल मैं आपके सामने रखूंगा। पहला तो आपने ईश्वर की बात की है, ईश्वर स्वर को ही आपने कितना महत्व दिया वो उससे समझ में आता है, लेकिन क्या किसी अदृश्य शक्ति में आपका भरोसा है? ऊर्जा के क्षेत्र को, सूक्ष्म जगत को आप कैसे देखते हैं जब मोटिव एक्शनल के तौर पर आप कार्य करते हैं या लोगों को समझाते हैं कि उनके साथ में कुछ ऊर्जाएं भी काम कर रही है? आपको लगता है कि ये सब मन की बातें हैं और फिर आसपास सब कुछ माहौल बन जाता है? सर मैं बहुत मानता हूँ, मैं बहुत यकीन रखता हूँ, मैं बहुत भरोसा करता हूँ। और मैं तो कहता हूँ अगर कोई ये कहता है ये मन की बातें हैं तो भी मान लो। अगर ये मन की बातें हैं तो भी मान लीजिए ना, नुकसान क्या है आपका, बुरा बिगड़ क्या रहा है आपका। एक किस्सा सुनाता हूँ, मेरी ज़िंदगी में बहुत महत्व रखता है ये किस्सा। एक आदमी को हमेशा ऐसा लगता था ईश्वर मेरे साथ है, भगवान मेरे साथ है। वो जब भी चलता था प्रवीण सर उसे 4 कदमों के निशान दिखाई पड़ते थे, तो 2 उसके अपने और 2 पीछे अदृश्य ईश्वर के। तो उसे लगता था भाई ये और कोई दिख तो नहीं रहा, तो इसका मतलब ये निशान किसके हैं, ईश्वर के। वो बड़ा मानता था भगवान को, हमेशा भगवान साथ रहते हैं। एक बार उसका बुरा वक्त आया, बुरा दौर आया, और जैसे उसका बुरा वक्त आया उसने नीचे पलट के देखा तो 2 पैर गायब। उसने कहा वाह भगवान जी, वाह ईश्वर, अच्छे टाइम में तो साथ चल रहे थे, बुरा वक्त आया तो गायब, अब तो 2 ही निशान पैर दिख रहे हैं। खैर 2-4-6 महीने बाद, साल भर 1.5 साल बाद उसका अच्छा वक्त फिर आया, तो फिर उसने नीचे देखा तो 4 कदमों के निशान दिखने लगे। और वो तो बड़ा गुस्से में था, बड़ा मतलब वो बड़ा भभकता हुआ गुस्से में बोला, भाई वहाँ कोई था तो नहीं पर उसे तो ये था मैं ईश्वर से बात कर रहा हूँ। वो एकदम बोला ईश्वर ये क्या हुआ, जब मेरा बुरा वक्त आया तो जब तो आप गायब हो गए, और अब अच्छा वक्त आया तो वापस आ गए, अब मैं तुम्हारा क्या करूँगा, बुरे वक्त में तो तुम गायब हो गए थे, मुझे 2 ही पैरों के निशान दिख रहे थे। ईश्वर बोले बेटा वो 2 पैरों के निशान मेरे थे, तुम्हें तो मैंने उस वक्त गोद में उठा रखा था, अगर मैं नहीं होता तो तुम गायब हो जाते। तो मैं ये कहता हूँ कि सर जब आपको ये लग रहा हो ना कि वो 2 पैर गायब हो गए तो याद रखें वो आपके गायब है, भगवान के तो अभी भी है। बुरा वक्त अच्छा वक्त क्या होता है? हाँ देखिए, बुरा वक्त और अच्छा वक्त, ये मैं राजपाल यादव जी का एक वीडियो मैंने देखा और मुझे इतना पसंद है वो। सौरभ द्विवेदी जी इनसे पूछा अच्छा जब बुरा वक्त चल रहा था, टफ टाइम था, तो राजपाल यादव जी एकदम बोले नहीं बॉस, बुरा वक्त कभी नहीं चला, बोल पा रहे हो, चल पा रहे हो, कर पा रहे हो, तुम जिंदा हो, और इससे ज़्यादा अच्छा वक्त क्या आएगा। फिर भी सर ज़िंदगी में, इंसान की ज़िंदगी में कई वक्त ऐसे आते हैं जब वो अपने आप को थोड़ा सा हल्का महसूस करने लगता है, हताश महसूस करने लगता है, उसको ऐसा लगता है रास्ता, मैं सही कहूँ तो उसको क्लैरिटी नहीं मिल रही होती, उसको रास्ता नहीं दिख रहा होता, उसको मैं थोड़ा सा बुरा वक्त मानता हूँ। पर बुरे वक्त को लेकर सर एक स्टोरी, एक किस्सा मैंने आज से 15-20 साल पहले बना था। कुछ चीज़ें सर आपकी ज़िंदगी में ऐसी होती हैं जो वक्त आने पर उनको याद कर लो तो आधी समस्या तो वो कहीं ना कहीं आपको वहाँ से बाहर निकाल लेती हैं। आपने मोटिवेशन पे एक सवाल पूछा था, उसको इसके बाद बताता हूँ आपको। एक किस्सा सुनाया जाता है कि अकबर ने बीरबल से कहा, अब इसमें पात्र हो सकता है अलग अलग कहानियों में अलग अलग हूँ, पर मुझे बहुत पसंद है ये किस्सा। अकबर ने एक बार बीरबल से कहा कि बीरबल कुछ ऐसा लिख कर दो कि जब मेरा दिमाग कामयाबी की वजह से, घमंड की वजह से, अचीवमेंट की वजह से, मतलब आसमान पे हो, दिमाग खराब हो रखा हो, तो ज़मीन पर आ जाए, और जब बुरा वक्त, टफ टाइम चल रहा हो, हताश हो, निराशा हो, मुझे ऐसा लग रहा हो अब क्या होगा, तब पढ़ूं, सेम लाइन, तब पढ़ूं तो मोटिवेशन मिल जाए, हौसला मिल जाए और मुझ में हिम्मत आ जाए। बीरबल ने एक पर्ची उनको लिख कर दी सर, और प्रवीण सर पर्ची पे लिखा था ये वक्त भी गुजर जाएगा।
अब जब आपका घमंड के मारे दिमाग खराब हो रखा हो, अरे मैं ही में हूँ, मैं ही में हूँ, पढ़ लीजिए, ये वक्त में गुजर जाएगा। और जब आप डर के मारे, निराशा के मारे, हताशा के मारे, अरे यार पता नहीं मेरा क्या होगा, ज़िंदगी में क्या होगा, कैसे कर पाएंगे, पढ़ लीजिए, ये वक्त भी गुजर जाएगा। मुझसे किसी ने अभी 5-7 महीने पहले की बात है, एक दिन मुझसे बोले कि यार अमर भाई बस क्या बताएं, बहुत परेशान हूँ, मैं तो बहुत परेशानी से गुजर रहा हूँ, बस बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ, मैं बहुत बुरे वक्त से गुजर रहा हूँ, बहुत परेशानी से गुजर रहा हूँ। मैंने कहा बधाई हो। वो मेरी तरफ देख के बोले यार कैसी बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ मैं परेशानी से गुजर रहा हूँ, तुम कह रहे हो बधाई हो। मैंने कहा मेरे भाई जब तुम गुजर रहे हो तो इसका मतलब है तुम निकल भी जाओगे। रोना तो उन लोगों का है जो परेशानी में आलती पालती मार के बैठ जाते हैं। आपने ऐसे लोग अटके सर, मजा आपको मालूम है लोगों को धीरे धीरे परेशान रहने में मजा आने लगता है। मैंने तो ये कहा है कि दुनिया में 93.8% लोग इस दुनिया में दुखी रहने के मामले में आत्मनिर्भर हैं। आप ही किसी की जरूरत नहीं। आपने कभी देखा है एक आदमी जो आपसे बोलता है मेरा मूड खराब है, उसका अगले दिन भी मूड खराब होता है, उसका अगले, आप सोच के देखिए एक व्यक्ति के साथ ऐसा दिन में 4 बार कैसे हो सकता है कि उसका मूड ही खराब रहे, उसका मूड ही खराब रहे, उसका मूड ही खराब रहे। एक्चुअली सारा टैलेंट उसके अपने अंदर है। वो नहीं, आपने एक आदमी डॉक्टर के पास पहुंचा, डॉक्टर साहब से बोला डॉक्टर साहब पूरे शरीर में दर्द है, यहाँ उंगली लगाता हूँ तो दर्द होता है, उंगली लगाता हूँ तो दर्द, यहाँ उंगली लगाता हूँ पूरे शरीर में दर्द है। डॉक्टर साहब ने चेकअप किया तो पता चला उंगली में ही फ्रैक्चर है। तो वही उम्र भर हम ये खता करते रहे, सेल्फ असेसमेंट है नहीं, अंदर हम झांक नहीं रहे। तो सर सबसे बड़ी बात ये है, अब सर बुरे वक्त जब आए ईश्वर करते क्या है सर? आपने एक अदृश्य शक्ति की बात करी, ईश्वर हों, आपके दोस्त हों, कुछ लोग हों, इवन मोटिवेशनल स्पीकर्स पे क्वेश्चन भी पूछा जाता है सर, और सही बताऊं एक सवाल या निशान भी लगाया जाता है। आपने सुना है मोटिवेशन से कुछ नहीं होता, ये तो टेम्परेरी होता है, ये तो सब कहने की मोटिवेशन। हालांकि मैं इसको बिल्कुल नहीं मैं मानता हूं कि मोटिवेशन से बहुत कुछ मैं आपको सैल्यूट करता हूं। और जब मैंने मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर करे, ये भी टैपिंग है प्रवीण सर, जो अभी आप कह रहे हैं ना, लोगों के दिमाग में बैठा दिया गया कि मोटिवेशन से कुछ नहीं होता, उसका रीज़न बताऊंगा। ये भी टैपिंग थी एक्चुअली। इनको मालूम था कि मोटिवेशन से सामने वाले की ज़िंदगी बेहतर हो सकती है, ये बुरे वक्त से निकल सकता है, निराशा से हताशा से निकल सकता है, फिर खड़ा हो सकता है, फिर कामयाब हो सकता है। तो इन्होंने कहा इसे कैसे रोकें, तो उसके दिमाग में क्या बैठा दिया, मोटिवेशन से। जब मुझसे कोई बोलता है ना प्रवीण सर मोटिवेशन से कुछ नहीं होता, सबसे पहले हाथ जोड़ के मैं उससे कहता हूँ सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप रामायण काल में और महाभारत काल में पैदा नहीं हुए। बोलता जी मतलब? मैंने कहा अगर तुम रामायण काल में पैदा हो जाते और जब जामवंत जी हनुमान जी को मोटिवेट कर रहे थे उड़ने के लिए, तो तुम तो जामवंत जो को जाके कोहनी मार देते। अरे बाबूजी छोड़ो, मोटिवेशन से कुछ नहीं होता, जिसको उड़ना होगा अपने आप उड़ लेगा। गेम चेंजर वही था, वो मोमेंट वही मोमेंट के। और मैंने कहा तू भी जामवंत को जाके बना, और मैंने कहा शुक्र है महाभारत काल में तो बिल्कुल नहीं हुए। बोले जी क्यों? मैंने कहा जब स्वयं इस दुनिया के सबसे पहले मोटिवेशनल स्पीकर कृष्ण भगवान अर्जुन को मोटिवेट कर रहे थे, और आदमी तो आदमी है, वो भगवान के काम में भी टांग अड़ा दे। मैंने कहा तुम तो कृष्ण जी से जाके, भगवान कृष्ण से जाके बोल देते, अरे प्रभु जिसको लड़ना होगा अपने आप लड़ लेगा, मोटिवेशन से कुछ नहीं होता। मैं प्रवीण सर ये कहता हूँ कि इस दुनिया में भगवान राम के सबसे बड़ा भक्त, अनन्य भक्त कौन सर? मैं मोटिवेशन की पावर बताता हूँ प्रवीण सर, हनुमान जी, बजरंगबली जी, मैं बड़ा मानता हूँ। कृष्ण जी के सबसे करीब कौन सा, सबसे क्लोज कौन? अर्जुन। सर एक को उड़ने के लिए मोटिवेशन की जरूरत पड़ी थी और एक को लड़ने के लिए। जो 24 घंटे दोनों भगवान के साथ रह रहे थे ना, उनको भी मोटिवेशन की जरूरत पड़ी थी, जो 24 घंटे भगवान के। और इससे बड़ी बात बताता हूँ, भगवानों ने आके बीच में ये नहीं कहा जामवंत जी से, भगवान राम ने नहीं कहा कि मोटिवेशन से कुछ नहीं होता। और कृष्ण भगवान तो स्वयं मोटिवेट कर ही रहे थे, तो वो तो कहते ही क्यों। लेकिन हमें बड़ी चालाकी से रोक दिया गया कि मोटिवेशन से कुछ नहीं होता। क्यों? कि कहीं ये निराशा से हताशा से बाहर ना निकल जाए। मोटिवेशन प्रवीण सर काम कैसे करता है? मैं आपको एक प्रैक्टिकल गाँव का उदाहरण देता हूँ। मैं हर भारतीय से बोलता हूँ कि 93, 94, 95% भारतीयों ने अपने एग्ज़ाम हॉल में 10वीं, 11वीं, 12वीं में कभी ना कभी 90 से 95% लोगों ने, भारतीयों ने खास तौर से, कोई कितना भी बड़ा हो, अपने एग्ज़ाम हॉल में अपने पास वाले से एक लाइन ज़रूर बोली होगी, सर तू बस पहली लाइन बता दे फिर तो मैं देख लूँगा। उनको क्या होता, भूल जाते हैं ना, तो पास वाले से क्या बोलते थे, यार एक लाइन बता दे, पहली लाइन बता दे, वो कौन सा था, फिर तो मैं देख लूँगा। अच्छा प्रवीण सर ये बताइए, अगर पास वाला पहली लाइन बता देता था तो उसके बाद हम 5-6 लाइन का आंसर लिख के आते थे या नहीं?
लिख के आते थे जी। अब मेरा सवाल सुनिएगा, मैं हमेशा कहता हूँ सर मोटिवेशन जो है ना वो पहली लाइन है, वही पहली लाइन है। या तो तुम्हें बाकी की 5-7 लाइनें सब आपके अंदर है। ये जो अंदर वाली बात चलती है बिल्कुल सब आपके अंदर है, पर वो सारा अंदर का काम आया क्या? वो काम कब आया? जब किसी ने वो पहली लाइन दे दी। गांव में क्या होता है सर, ये थ्योरी काम कैसे करती है, साइंस को मैं आर्ट की फॉर्म में समझाता हूँ आपको, ये थ्योरी काम कैसे करती है सर। गांव में जितने सुनने वाले हैं वो भी बताएंगे, आप भी बताइएगा सर। गाँव में बहुत पहले या इवन शहरों में भी हैंडपंप हुआ करते थे, तो गर्मियों में ना हैंडपंप उतरना बोलते हैं, सूखना, कि पानी उतर गया इसका। मैंने खूब पानी भरा है। अच्छा ठीक है। तो प्रवीण सर मुझे एक बात बताओ, जब हम कह रहे हैं कि इस नलके से या इस हैंडपंप से पानी बाहर नहीं आ रहा, तो उस समय उसके नीचे जमीन में करोड़ों लीटर जो पानी है वो कहीं भग गया क्या, कहीं चला गया क्या? जल स्तर नीचे चला जाता है, पानी तो जो का तो वही है। जब हैंडपंप चलाते हैं और पानी बाहर नहीं आ रहा तो पानी तो कहीं नहीं गया, पानी तो वही है। तो कुछ याद है आपको? और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फिर हम क्या करते थे कि पानी बाहर आ जाए, क्या करते थे सर, कुछ याद है? और उसको बंद करते थे बाहर यहाँ से, और ऊपर से क्या करते थे? और चलाते थे खूब, चलाते थे और ऊपर से क्या डालते थे? पानी। कितना? 1 लोटा या? हाँ, एक थोड़ा सा एयर जो उसकी होती हाँ, है, और ऊपर से 1 लोटा। अरे आपने तो याद दिला दी मुझे। मैंने बहुत किया ना सर, मेरे गाँव में मैंने बताया। चलो अब हमने ऊपर से 1 लोटा या 1 गिलास पानी डाला। अब प्रवीण सर समझिए, जैसे वो 1 लोटा या 1 गिलास पानी नीचे के अंदर के करोड़ों लीटर पानी से जाकर मिला, तो सारा पानी कहाँ गया? मैं कहता हूँ सर मोटिवेशन वही 1 लोटा पानी है, मोटिवेशन वही 1 गिलास पानी है। मोटिवेशन करोड़ों लीटर पानी नहीं है, मोटिवेशन है 1 लीटर ही पानी, पर वो जैसे ही आपके अंदर के करोड़ों लीटर से जाकर मिलेगा, वो अंदर के टैलेंट, अंदर की खूबी, अंदर की स्ट्रेंथ बाहर आ जाएगी। पर वो 1 लीटर तो चाहिए, वो 1 गिलास ना नोमन तेल होगा, ना राधा एक, क्योंकि मैं आपके साथ कई चर्चाएं मुझे करनी पड़ेंगी अभी तो, और मैं जानता हूं कि समय आपके साथ कितनी भी देर बैठे रहे बहुत कंस्ट्रक्टिव बात होगी। आपने बोला था ना खूब ज़्यादा बोला जा सकता, फालतू एक भी चीज़ नहीं होगी, चाहे जितनी देर बात कर ले। मुझे ये बताइए, चलते चलते बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, पैसे का महत्व, आज पैसे के पीछे की दौड़, पैसे के लिए तमाम तामझाम, और पैसा जिस लिए है उसको तो भूल गए, वो पैसा पैसा ही लोगों को दिखाई दे रहा है, उनको आप क्या समझाते हैं? आपने जो ये लास्ट की लाइन बोली है ना सर, कि पैसा जिस चीज के लिए उसे भूल गए, हम ये भी एक प्रवीण सर इतना कमाल का टॉपिक है, और मुझे खुशी इस बात है कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे इस विषय पर बात कर रहा हूँ। इसका आध्यात्मिक फॉर्म पे भी बात करेंगे, और जो प्रैक्टिकल है सर, हमारे साथ समस्या क्या है सर, हम जिस किसी चीज़ को आध्यात्मिक बनाना चाहते हैं उसे भौतिक रूप से हटा देंगे, उसकी इंपॉर्टेंस ऐसे ख़त्म कर देंगे। अब समझिए, जो आपने सवाल पूछा है कि पैसा, मुझसे एक पॉडकास्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया कि सर आज की दुनिया, आज का समाज, आज हर आदमी पैसे के पीछे भाग रहा है, आप इस विषय पर क्या कहना चाहते हैं? मैंने कहा सर ये इंसान बहुत गलत कर रहा है। बोले फिर उसे क्या करना चाहिए? मैंने कहा उसे पैसे के पीछे भागना नहीं चाहिए, उसे पैसे के पीछे दौड़ना चाहिए। बोले जी ये कौन सी बात हुई, ये तो दोनों एक ही तो बात है। मैंने कहा नहीं, भागना, आपने जो सवाल की लास्ट 2 लाइन बोली है प्रवीण सर, भागना और दौड़ने में जमीन आसमान का अंतर है प्रवीण सर। सिद्ध कर, एक्टिविटी सेम है, पर्पस अलग अलग है। सिद्ध करके बताता हूँ सर, कुत्ता हमारे पीछे पड़ जाए, उस समय हम दौड़ते हैं सर, भागते हैं? भागते हैं। पुलिस लाठी चार्ज कर दे सर, भागते हैं। चोर क्या करता है? भागता है। लेकिन सर जब हम सुबह ट्रैक सूट पहनकर, जूते पहनकर सुबह जल्दी दौड़ते हैं, ओलंपिक में क्या किया जाता है? एक्टिविटी सेम नहीं है क्या दोनों? बिल्कुल, दोनों का पर्पस में जमीन आसमान का अंतर है। मैं कहता हूँ सर, जब इस एक्टिविटी के पीछे आपका कोई पर्पस ना हो, कोई प्लानिंग ना हो, कोई उद्देश्य ना हो, कोई मंजिल ना हो, और एक्टिविटी सेम कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड भागना। और जब इसके पीछे एक प्लानिंग है कि सुबह उठूंगा, ट्रैक सूट पहनूंगा, जूते पहनूंगा, कुछ घर से बादाम वगैरह, सेब वगैरह खा के जाऊंगा, फलां ट्रैक पे जाऊंगा, जब इसके पीछे एक पर्पस है, प्लानिंग है, दैट इज कॉल्ड दौड़ना। और सर दौड़ने से गोल्ड मेडल मिलता है, दौड़ने वाले को इज्जत और रिस्पेक्ट मिलती है, भागने वाले को जेल मिलती है, कुत्ता काटता है। हम पैसे के पीछे भाग रहे हैं एक्चुअली। आपने बड़ी अच्छी बात कही थी, पैसे का पर्पस भूल गए, और उसका रीजन बताता हूँ क्यों भूल गए सर। बड़ी चालाकी के साथ पैसे को नेगेटिव किया गया। लोग कहते हैं सर पैसे से खुशियां नहीं मिलती। मैंने कहा पैसे, ये तो पता कैसी वाली बात हुई? मैंने कहा बोले जी जब पैसे से खुशी नहीं मिलती तो पैसा हैप्पीनेस नहीं दे सकता। मैंने कहा मेरा एक सवाल है सर। बोले जी क्या? मैंने कहा पानी पीने से पेट भरता है, भूख मिटती है क्या? बोले सर नहीं। तो आज से पानी पीना बंद। मैंने कहा मेरे भाई अगर पानी पीने से भूख मिटती नहीं है
तो मैं पानी भूख मिटाने के लिए पी भी तो नहीं रहा, मैं तो पानी तो प्यास बुझाने के लिए पी रहा हूं। पैसे से खुशी नहीं मिलती तो कहा किसने कि पैसा खुशी के लिए चाहिए? पैसे से लग्जरी मिलती है, पैसे से सुख मिलता है, पैसे से सुविधाएं मिलती हैं, पैसे से चीजें मिलती हैं। तो मैंने कहा पैसे से लग्जरी खरीदो, पैसे से सुख खरीदो, पैसे से सुरक्षा खरीदो, पैसे से चीजें खरीदो। खुशी तो परिवार से मिलती है, खुशियां तो रिश्तों से मिलती हैं, खुशियां तो काम से मिलती हैं, खुशियां तो। पर ये कौन सा लॉजिक हुआ? कल को आप ये कहने लगो कि चार्जर से लाइट नहीं जलती, आज से चार्जर घर से निकाल दूं क्या? कल को आप ये कहने लगो कि हम जूतों को गले में नहीं पहन सकते, तो जूते पहनने बंद कर दूं क्या? भाई जूते गले के लिए है भी तो नहीं, ये कोट पांव में पहनने के लिए है भी तो नहीं। पैसा खुशियों, बड़ी चालाकी से सर इन्होंने पैसे को नेगेटिव करने के लिए पैसे का संबंध किससे दिखाना शुरू कर दिया? खुशियों से। और फिर कितना आसान है ये सिद्ध करना कि पैसे से खुशी नहीं मिलती। अब इस बात का कोई लॉजिक है क्या? तो मैं पैसे को इन्होंने बड़ी चालाकी से, ये भी एक ट्रैपिंग, सबसे बड़ी ट्रैपिंग सर पैसे के खिलाफ की गई है। सिद्ध करके बताता हूँ प्रवीण सर, मैं जब स्पोकन इंग्लिश पढ़ाया करता था, ट्रैपिंग समझाता हूँ सर, तो मैं बच्चों को 4 कैरेक्टर दिया करता था कि इन कैरेक्टर्स को लेके स्टोरी बना के लाना। वो 4 कैरेक्टर थे सर, 2 लड़के हैं स्टोरी में, 1 लड़की है और 1 डायमंड है, और आप इसको लेके एक स्टोरी बना के लाना। अब देखिए सर कितनी बड़ी टैपिंग इस समाज में करी गई है पैसे के खिलाफ खास तौर से। 2 स्टोरी, अगर स्टोरी में 2 लड़के हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट सर मान लो एक अमन है एक सुमन है, बाय डिफ़ॉल्ट एक अमन है एक रमन मान लेते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट उनमें से एक गरीब होगा। दोनों दोस्त हैं तो दोनों दोस्तों में से एक क्या होगा? गरीब और एक अमीर। 90% केस में आपने सच्चाई में कहाँ ऐसा देखा है सर? अगर मेरा पड़ोसी अड़ोसी, मेरे अक्सर मेरे दोस्त कौन बनते हैं सर? क्लासमेट। और दोस्त कौन बनते हैं? पड़ोसी। अगर मैं गरीब हूं तो कौन से स्कूल में पढ़ रहा हूँगा मैं? गरीब, या जहाँ पे ज्यादातर हल्के वाले में। तो मेरे दोस्त भी कौन बनेंगे? वैसे ही वाले। मैं पड़ोस भी कैसा होगा मेरा? वैसा ही वाला। और जब जब आपको स्टोरीज मिलेंगी, पहली ट्रैपिंग यहीं से शुरू हो जाएगी। अब आगे बढ़ता हूँ। एक उनमें गरीब है सर, एक अमीर है। गरीब है अमन। अब कैरेक्टरिस्टिक्स मैं नहीं बताऊंगा सर, आप बताना, और आप भी कमेंट में बताइएगा। जो गरीब है उसको क्या दिखाया जाएगा? ईमानदार या बेईमान? बेईमान। गरीब को सर, गरीब को ईमानदार दिखाया जाता है। कभी भी देख लेना फिल्मों, गरीब को क्या दिखाया जाएगा? ईमानदार। अमीर मतलब पैसा कमा रहा है, मतलब कोई गलत काम नहीं कर रहा है। मैं इस पे आऊंगा सर। गरीब को क्या दिखाएगा सर? ईमानदार या बेईमान? गरीब को ईमानदार दिखाया जाए। मेहनती, आलसी, मेहनती, अय्याश या कैरेक्टर वाला। और सर अमीर को, गरीब अमीर को क्या दिखाया जाएगा? मेहनती या आलसी? आलसी दिखाया जाएगा। आलसी। ईमानदार या बेईमान? बेईमान। कैरेक्टर वाला या अय्याश? सर बड़ी चालाकी से हमारे दिमाग में ये बैठाया गया है कि अगर ईमानदार कहलाना चाहते हो, मेहनती कहलाना चाहते हो, कैरेक्टर वाला कहलाना चाहते हो तो गरीब रहो, अमीर बन मत जाना, वरना दुनिया। हमारे देश का इस समय, आप तो सर बड़े पत्रकार हैं प्रवीण सर, हमारे यहाँ कोई बड़ा बिजनेसमैन बन जाए तुरंत उसे चोर सिद्ध कर देंगे। बाबा रामदेव, अडानी, अंबानी, इनको ठाकुर चोर के तौर पे पेश किया जाता है। मैंने क्या ठग लिया इन्होंने हमारा? क्या चोरी कर ली इन्होंने? पर हमारे यहाँ सिस्टम कमाल है। मेरे मन में एक सवाल था कि ठगी व्यवसाय का फर्क, आपने उसको मतलब ध्वस्त कर दिया कि अब ये सवाल किसी काम का नहीं रहा। प्रवीण सर, हमें बड़ी चालाकी से बिजनेसमैन जो कामयाब, आपके चलो ये तो बड़े लोग हो गए सर, मेरी रिश्तेदारी और पड़ोस में मेरे गांव में ही कोई बड़ा बन जाए ना, तो मेरे पास सबसे आसान तरीका, महिला के खिलाफ सबसे आसान तरीका है सर, कैरेक्टर पे ठप्पा मार दो। आदमी के साथ सबसे आसान तरीका उसके जमीर पे ठप्पा मार दो। से चोर ठग जैसे ही कामयाब हो, अरे जमीर बेच के कमाया है, और हमें डायलॉग पकड़ा दिए गए। हम गरीबों के पास है ही क्या सिवाय ईमानदारी, सिवाय इज्जत के। मैंने कहा यार तुम्हें बनिया 10 रुपए का धनिया उधार नहीं दे रहा, तुम्हारी इज्जत है का? हमें भी मिलवाओ। सर पैसे के ऊपर एक ट्रैपिंग बताता हूँ। ये ट्रैपिंग आती कैसे है? पुरानी हिंदी फिल्में देखी होंगी सर, पैसे को कैसे नेगेटिव दिखाया जाता है। पुरानी हिंदी फिल्मों में मुझे बताइए प्रवीण सर, बड़ा बंगला किसके पास होता था? विलेन के या हीरो के? विलेन के। लंबी एम्पाला कार, सब विलेन के। सूट बूट में कौन होता था? महंगा सिगार कौन पी रहा होता था? विलेन। और हीरो, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते। हीरो मैकेनिक मिलेगा सर, मजदूर मिलेगा आपको। हीरो आपको मिलेगा बेरोजगार या मैकेनिक, या आपको मजदूर। ये हमारे दिमाग में फितूर बैठाया गया था कि अगर हीरो बनना चाहते हो तो गरीब रहो, मैकेनिक रहो, मजदूर रहो, वरना तुम्हें लोग विलन कहना शुरू कर देंगे अगर पैसा कमाना। और फिर हम डायलॉग बाज ही तो पैसे के खिलाफ बड़ी चालाकी। और इस यूथ के साथ क्या गड़बड़ कर रहे हैं सर हम, इस युवा के साथ क्या गड़बड़ कर रहे हैं? एक लास्ट आज के लिए टॉपिक है सर, एक ट्रैपिंग और भी होती है सर। उस टॉपिक का मैंने नाम दिया है, इंग्लिश में एक वर्ड होता है सर, OR, और
सवाल करना दुनिया में सबसे बड़ी ट्रैपिंग है सर। बड़ी चालाकी से प्रवीण सर आपसे ऐसा सवाल किया जाएगा, बड़ी चालाकी से। एक उदाहरण देता हूँ, मैं जब कॉलेज में था मुझसे एक डिबेट चल रही थी, तो एक मेरे ही साथी ने सवाल पूछा कि अमर भाई, एक तरफ 1 करोड़ रुपए हैं। आपने ऐसे सवाल सुने होंगे ना प्रवीण सर, क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट, लव और मनी, व्हाट डू यू वांट, फैमिली और मनी, या फैमिली और सक्सेस। इन सवालों के पीछे की साजिश बताता हूँ सर, इन सवालों के पीछे की ट्रैपिंग बताता हूँ। मुझसे एक उस साथी ने, मतलब मेरे क्लासमेट ने सवाल पूछा कि अमर भाई, एक तरफ 1 करोड़ रुपए हैं, एक तरफ आपके माँ बाप हैं, आप किसे चुनोगे? मैंने कहा इस सवाल का जवाब तो 1 मिनट में, 1 सेकंड में दे दूंगा, पर इससे पहले मेरा एक सवाल है। बोले जी क्या? मैंने कहा यार मुझे वो माँ बाप ढूंढ के ला के दिखा पहले जो 1 करोड़ रुपए से अलग रहते हैं। ये कौन से माँ बाप हैं जो अपने बच्चे से कहेंगे या तो 1 करोड़ रुपए चुन या हमें चुन? मैंने कहा यार मेरे माँ बाप तो ये कहेंगे कि हमारे 1 करोड़ उठा और हमारे साथ रहे, हमें साथ रहे, अब तू संभाल। मैंने कहा तुम ये सवाल लेके कहाँ से आए हो? हाँ। सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है डिबेट में, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, नॉलेज और एक्सपीरियंस? प्रवीण सर, इस सवाल पूछने वाले से मैं एक सवाल पूछता हूँ, इस सवाल पूछने वाले से मेरा एक सवाल है कि भाई मुझे एक व्यक्ति ढूंढ के लाओ इस धरती पे जिसको एक्सपीरियंस तो है पर नॉलेज नहीं है। एक्सपीरियंस के बिना नॉलेज कहाँ से आ गया? मैं वही तो कह रहा हूँ। तो फिर आपने ये सवाल पैदा कैसे कर दिया? एक्चुअली ने बड़ी चालाकी से, अब देखिए बच्चों के, यूथ के दिमाग में क्या फितूर भरा गया, व्हाट डू यू वांट, फैमिली और मनी। यानी आपने यूथ के दिमाग में बैठा दिया कि अगर तुझे पैसा चाहिए तो परिवार छोड़ना पड़ेगा। व्हाट डू यू वांट, लव और मनी। दिमाग में बैठा दिया गया प्यार चाहिए तो पैसा नहीं मिलेगा, पैसा मिलेगा तो प्यार नहीं। दिमाग में बैठा सास बहू, क्या तुम किसे ज़्यादा पसंद करते हो, अपनी वाइफ को या अपनी मम्मी को? ये सवाल दुनिया का सबसे चालाकी से पूछा गया सवाल है। इसमें दिमाग में ये बताया गया है ये दोनों अलग अलग ही रहती हैं। मैं इसको एक थ्योरी देता हूँ प्रवीण सर, और OR इंग्लिश वाला, और हटाइए और लगाइए, हिंदी वाला और लगाइए, पैसा और परिवार, प्यार और पैसा, नॉलेज और अनुभव। जिस दिन हमने इस और को हटाकर ये और लगा लिया, इस दुनिया की 99% समस्याओं का सॉल्यूशन है। डॉक्टर कुंवर बेचैन साहब, ये या ये नहीं, ये और ये आप प्रवीण सर, आप जिंदगी में देखिएगा हमारे दिमाग में फितूरी कैसे भरा गया, इनमें से कोई एक नहीं भाई। अब बच्चे को क्या लगता है, हर जो अपना करियर शुरू करने वाला है उसके दिमाग में क्या है, यार अगर मैंने परिवार के बारे में सोचा, मैंने घर वालों के बारे में सोचा तो मैं करियर नहीं बना पाऊंगा, करियर या फैमिली, ऐसा दिमाग में। ये दोनों एक साथ क्यों नहीं सर? मैं गांव से रहने वाला हूं सर, मैंने बताया मेरा गांव है चिरोडी लोनी के पास। मेरे एक बार एक चाचा जी आ गए, 8-10 साल पहले की बात है। तो चाचा जी घर आ गए, मैंने चाचा जी से पूछ लिया, चाचा जी क्या लोगे, क्या लाऊं, हलवा या खीर? चाचा जी बोले क्यों बेटा, घर में कटोरी एक ही है क्या? दोनों ले आया। दोनों ही ले आया। तो बोले ये कौन सा लॉजिक है, तुम दोनों क्यों नहीं दे सकते? सर दुनिया में भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना मनुष्य है, और उस मनुष्य के दिमाग में आप ये फितूर घुसा रहे हो कि तुम इन दोनों में से एक ही चीज हासिल कर पाओगे। अरे सब हासिल। डॉक्टर कुंवर बेचैन साहब का शेर है सर, ये जो प्यार और ये पैसा है ना, ये 2 पैर हैं हमारे। ये जो परिवार और ये पैसा है ना, ये 2 पैर हैं। अगर सिर्फ एक मिला तो आप कितना भी बड़ा मजबूत पैर लेके घूम रहे हो, एक पैर वाला दिव्यांगी कहलाएगा सर, चाहे उसका पैर हाथी का क्यों ना हो। तो डॉक्टर कुंवर बेचैन साहब का शेर, जहां हम आज के पॉडकास्ट को अंत की तरफ ले जाते हैं सर, कि सारी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। और चलने को तो एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। तो जब ये दोनों पैर चलेंगे सर, कामयाबी के और परिवार के, प्यार के और परिवार के, तब तरक्की असली हमें मिलेगी। यहाँ बहुत सारे सवाल, बहुत सारी प्यास के साथ में इस पॉडकास्ट को छोड़ रहा हूँ, क्योंकि सचमुच में अभी आपके साथ में बहुत बातें हो सकती हैं और निश्चित ही आने वाले समय में कुछ और बातचीत करेंगे। आपने समय निकाला, बहुत ही गंभीर, खास तौर पर ट्रैपिंग के मामले पर आपने जो बातें रखी, मुझे लगता है अपने आप में एक विषय है, अपने आप में एक पुस्तक की तरह है। और मोटिवेशन के महत्व को जो आपने बताया उसको भी मैं बड़ा महत्वपूर्ण मानता हूँ। मेरे लिए ये सिर्फ एक पॉडकास्ट नहीं था, एक जर्नी थी, एक ऐसा सेशन था जिसमें मैं खुद में भी कुछ बदलाव महसूस कर रहा हूँ। मैं आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। सर मैं आपको बहुत आभार व्यक्त करता हूँ मुझे ये मौका देने के लिए। आपके साथ मैं स्टेज ही कहूँगा इसको, स्टेज शेयर कर रहा हूँ, और आदरणीय आशुतोष राणा सर का आशीर्वाद और सानिध्य मुझे मिल रहा है इस पॉडकास्ट के माध्यम से। मेरे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है। मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का हमारे साथ चर्चा में बने रहने।